सो माय नेम इज़ अर्चना खेतान। मैं अपने बारे में आपको लास्ट में बताऊंगी, अभी नहीं। फ़िलहाल सब्जेक्ट के बारे में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी कि भाई क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स क्या हैं, उसके बाद क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरह से हमें ये 3-3.5 महीने जो भी हैं, मतलब दिसंबर तक बैच मोस्टली ख़त्म हो जाएगी। ओके, आप सबको नोट्स मिल चुके होंगे सारे। एंड जो चैप्टर्स के जो चॉइस है वो मैं आप लोग को आज दे दूंगी। आप बोलोगे मैम आप इस फ्लो में चलो तो मैं उस फ्लो में चली जाऊंगी, आप बोलोगे मैम नहीं इस तरह से चलो तो मैं इस तरह से चली जाऊंगी। जैसे भी वॉट जो भी रहेगा वो अपन डिस्कस कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्या होता है ना कि पहले सब्जेक्ट के बारे में जानो आप कि सब्जेक्ट क्या है ये। ओके, एंड क्या चैप्टर्स पढ़ना है, एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न क्या होगा। बिकॉज जो बच्चे May 24 में पहली बार एग्ज़ाम लिखने वाले हैं या उसके आगे, तो बेसिकली क्या होगा कि ये सारे बच्चे नए पैटर्न में पेपर लिखेंगे। तो ऑब्वियस ये बात है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी तक हमें भी नहीं है। लेकिन मेरा ये बहुत ज़्यादा मानना है कि अगर आपकी तैयारी, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो इट विल नॉट हैपन कि आप पेपर नहीं लिख पाओगे। चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में पेपर को चेंज कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो बात पे आप बिल्कुल रिलैक्स रहना है कि भाई पेपर क्या आएगा, क्या पूछेंगे। आपका एक ही काम होगा, पढ़ाई करना। बाकी उसके अलावा कोई भी चीज़ के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरी है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको सिर्फ जो कंटेंट दिया जाएगा क्लास के अंदर में, सिर्फ उस पर मेहनत करनी है। तो ये चीज़ तो रिलैक्स हो गई। स्टार्ट करती हूँ लेक्चर प्रॉपर कि सिग्निफिकेंस, मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। ओके, और इसी फ्लो में हम लोग चलेंगे आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब आप जानो, मुझे जानो, सब्जेक्ट को जानो, हम कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या फ्लो रहेगा, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है पेपर का, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है पूरे के पूरे करिकुलम के अंदर में, आपके करियर के अंदर में। यू नीड टू नो ऑल दिस, ये पता होना चाहिए आप सबको। तो क्या होगा, यू विल बी एन्जॉइंग द सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगेगा, आप एन्जॉय कर पाओगे, आप कनेक्ट कर पाओगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ AFM, सब्जेक्ट का नाम पहले होता था स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इस सब्जेक्ट को अपन बोलते हैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो डिफरेंस इस सब्जेक्ट में सबसे पहली बात क्या होती है पता है, चेंजेस नहीं आ सकते। मैं 1998 से ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। मैं भी आप लोग शायद आपकी बर्थ भी नहीं होगी मैक्सिमम लोगों की। तो 1998 में मैंने MBA इन फाइनेंस शुरू किया था, और मैं तब से ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। लगभग आई थिंक 25-26 ईयर्स हो चुके मुझे खुद को पढ़ते हुए। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकते, बिकॉज इस सब्जेक्ट का मेन जो बेस है ना वो इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स का जो बेस है वो मॉडल्स हैं, थियरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर में इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है एक तरह से, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो सब्जेक्ट में चेंजेस ज़्यादा नहीं आते। अगर आप बोलोगे कि ये जो न्यू करिकुलम, मेरे सामने ICI का ये 5th टाइम चेंज आया है, 5वीं बार ये चेंज आया है पूरी तरह से। ओके, तो मैंने सारे चेंजेस कई 16 ईयर्स से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे सामने 5वीं बार चेंज आया है, और बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे अब तक नहीं दिखा एज सच। अब तुम बोलोगे मैम फिर अमेंडमेंट्स किसको बोलते हैं, तो अमेंडमेंट्स किसको बोलते हैं पता है तुम लोगों को, कि जैसे कुछ टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड करते हैं, कुछ टॉपिक्स निकाल देते हैं, और सब्जेक्ट के डिफ़िकल्टी लेवल को चेंज करते रहते हैं ये लोग। तो उसी बात पे हम कहते हैं न्यू करिकुलम, ओल्ड करिकुलम। फॉर एग्जांपल 2018 के अंदर में, 2018 के अंदर में सब्जेक्ट का नाम था SFM। ये लोग न्यू SFM लेके आए, ICI ने न्यू SFM लाया, और उसके अंदर से इन्होंने 3 चैप्टर को एलिमिनेट किया CA फाइनल लेवल पे। पहला चैप्टर कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट इन कैपिटल बजटिंग, रादर रिस्क मैनेजमेंट इन कैपिटल बजटिंग ही चैप्टर का नाम था। दूसरे का नाम था डिविडेंड पॉलिसी, और थर्ड था लीजिंग और फैक्टरिंग। बेसिकली ये सारे चैप्टर्स उन्होंने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, CA इंटर के अंदर में। तो ये जो नया ऐड हुआ है एज सच, ओके, एक चैप्टर जो पूरा का पूरा ऐड हुआ है AFM के अंदर में, जो SFM अभी चल रहा था उसमें नहीं है, और वो चैप्टर का नाम है एडवांस कैपिटल बजटिंग। एक तरह से अगर मैं तुमको बोलूँ तो कहीं ना कहीं तुमने किसी हद तक थोड़ा बहुत वहाँ पे CA इंटर में किया होगा ज़रूर, लेकिन हाँ डिफ़िकल्टी लेवल फाइनल में ज़्यादा होगी। मैं बात कर रही थी चेंजेस कितने हैं, तो हर चैप्टर में किसी में ज़्यादा किसी में कम उन्होंने अपग्रेडेशन करी है अच्छी खासी। एंड दैट इज़ वाई जो पोर्शन होगा गाइज वो तुमको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी पेपर का पूरा पैटर्न चेंज कर गया है।
ओके तो ये एक बात हो गई जो तुम लोग को पता होनी चाहिए। व्हेनेवर आप अपने दोस्तों से बात करें जिन्होंने एसएफएम किया है और वो एफएम एग्जाम देने वाले हैं और आप लोगों ने एएफएम में एनरोल किया है, तो कहीं ना कहीं पोर्शन में चेंजेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है करके। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने हमसे एसएफएम लिया हुआ है पहले, उन सारे बच्चों को ये जितने भी चेंजेस हैं उनको वो देना मेरी जिम्मेदारी होगी। आज खरीदा, एक साल पहले खरीदा, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके तो यू कैन बी रिलैक्स्ड ऑन दैट। इसका ये भी मतलब होता है आप जब भी एग्जाम दोगे, May 24 में एग्जाम दो, आप 25 में एग्जाम दो या 26 में एग्जाम दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी चीज़ आपको उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए पढ़नी होगी वो प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी होगी। आपको सिर्फ ये करना है कि जब आप स्टडी लीव पे जाओ तो आप ऑफिस में एक कॉल करो खैतान एजुकेशन के, आप सबके पास नंबर मैंने कल ही रात में भेज दिया कि कोई चेंज है क्या सेट अटेम्प्ट के लिए, तो आप मुझे बताओ। हमारी टीम अपने आप आपको वो सारे चेंजेस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो भी चीज़ आपको उस अटेम्प्ट के लिए पढ़नी चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपको ईमेल कर दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करना, लेकिन हाँ आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 6 महीने पहले करोगे, 5 महीने पहले करोगे तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। आई होप एवरीबडी इज फाइन। थोड़ा सा बातें करो, ओके सिर्फ सुनना नहीं है, थोड़ा पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चंस पूछो, जितने क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं सब पूछो तुम। ओके तो मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मैं जवाब नहीं दूंगी। एक बात, दूसरी बात, आपके दिमाग में जो भी डाउट्स आते हैं पढ़ाते समय इंटरैक्ट करो चैट पे कि मैम ये कैसे वो कैसे। मुझे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। एक बार नहीं, आप 5 बार पूछो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। और मैं जेन्युइनली बात कर रही हूँ ये, बिकॉज अल्टीमेटली बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो वो मेरे पास बैठा हुआ है, वरना वो खुद से भी मैनेज कर सकता था, राइट। तो वो एक कंफर्ट वाली बात तुमको बोल रही हूँ कि तुमको डाउट आए उसको रखो नहीं, ओके उसको तुम हमारा जो ग्रुप बनेगा उसके अंदर में डालो, कोई दूसरा बच्चा सॉल्व कर देगा, या फिर कोई नहीं करेगा तो मैं तो करूंगी वैसे भी। ओके तो ये सारी बातें तुमको तो बी कंफर्टेबल, ओके मन लगा के पढ़ना, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारना अच्छी बात नहीं होती है बिल्कुल भी। अगर कोई भी तुम्हें कभी भी किसी चीज़ को रट्टा मारने को बोले तो रट्टा कभी नहीं मारना, बिकॉज इंसान को पहले समझ आई थी। तो इतने सारे फॉर्मूलाज होंगे इसके अंदर में, आप कितनी चीज़ों को रट्टा मारोगे। और अगर रट्टा मारोगे और पेपर अगर May 23 जैसा आया तो आप नहीं कर पाओगे पेपर, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्वेश्चन का फ्लो नहीं समझ में आता है, उसकी जो अंदर में क्या वो पूछना चाह रहा है अगर वो नहीं समझ में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पेपर नहीं लिख पाओगे। और वो बिल्कुल कट पेस्ट हर बार नहीं देंगे पेपर के अंदर में। तो रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, समझ के करना, कम टाइम में ही करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, लेकिन फिर भी समझ समझ के करना है। ओके अब सबसे पहले टॉपिक पे आती हूँ मैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एएफएम, मतलब सीए फाइनल के अंदर में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है उसके लिए। ओके तो इंपॉर्टेंस 2 बताऊंगे मैं आपको। नंबर 1, आपके करिकुलम के अंदर में May 24 में जो बच्चा एग्जाम लिखने वाला है उसके 2 पेपर कम हो गए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कॉस्टिंग एंड लॉ, वो सेल्फ पेस्ड हो गया, तो बच गए 6 पेपर्स। तो मैं तुमको ये बता दूं कि ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे सीए फाइनल के अंदर में, क्योंकि एज अ करियर अगर आप देखोगे ना तो या तो आप ऑडिट में जा सकते हो, ऑडिट एंड टैक्सेशन में जा सकते हो, अकाउंटिंग में जा सकते हो, और सबसे बड़ा फील्ड जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ओपन होता है वो होता है फाइनेंस। ओके कितने सारे हमारे बच्चे हैं जो वेंचर कैपिटल के अंदर में, प्राइवेट इक्विटी के अंदर में, स्टॉक मार्केट्स के अंदर में, और भी बहुत सारी जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल बैंक में, क्रेडिट के अंदर में, ओके रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे, मतलब मैं गिनती भी नहीं करा सकती आप लोगों को कि कितनी सारी जगह पे आपके लिए स्कोप बनता है कैरियर का। और ये जो फाइनेंस में करियर बनते हैं, अगर आपकी समझ सब्जेक्ट की बहुत अच्छी है, इफ़ यू आर वेरी गुड एट द सब्जेक्ट, देन लेट मी टेल यू दीज आर वेरी ग्लैमरस, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और काफ़ी ज़्यादा रिम्यूनरेटिव करियर्स होते हैं। मतलब आपका जो पैकेज होता है, बट आपको उस सब्जेक्ट में अच्छा होना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे, फॉर एग्जांपल एक अटेम्प्ट के अंदर में अगर 100 बच्चे निकलते हैं तो 100 के 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट है आईसीआई से, और मैं डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकती ये अच्छा ये खराब है, नहीं। लेकिन आपकी जो खुद की नॉलेज होगी वो इस इंटरव्यू टेबल पे आपको ऊपर लेके जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना कि आपको सिर्फ ये नहीं सोचना अरे सीए फाइनल में एक पेपर दिया हुआ है चलो पास करके लेते हैं खत्म हो जाएगा उसके बाद, नहीं ऐसा नहीं सोचना है। ये सीखने का मौका है और मैं सिखाने को बैठी हूँ। ओके ये आपके लिए सीखने का मौका है, इसलिए सीखो इस सब्जेक्ट को, बिकॉज आपके लिए बहुत करियर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप सबको पता होगा गाइस कि अभी सीए के साथ में बहुत सारे बच्चे सीएफए करना ज़रूरी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही। ओके नहीं करो, कम से कम अभी तो पढ़ना है बहुत अच्छे से, राइट। तो ये बात ध्यान देनी कि सिग्निफिकेंस करियर के अंदर में ट्रेमेंडस है, ट्रेमेंडस। बहुत बच्चे जाते हैं फाइनेंस के अंदर में, उनको वही अच्छा लगता है, डेट सिंडिकेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कितनी जगह पे जा सकते हो।
करिकुलम के अंदर अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 के अंदर में तुम्हारे 3 पेपर बच गए, राइट। नंबर 1 FR, नंबर 2 AFM, नंबर 3 ऑडिट। तो मैं कहीं ना कहीं ये बात मुझे फील हुई है इन 16 सालों में 40,000 बच्चों को लाइव फेस टू फेस पढ़ाने के बाद कि एक्चुअली इस सब्जेक्ट को आप अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो। स्ट्रेंथ कैसे? बिकॉज ये न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर होता है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर के अंदर में नंबर कटने के चांसेस, मतलब मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स है, बहुत हैवी वाला मैथ्स नहीं है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बोर्ड मास अच्छा आना चाहिए, बाकी कुछ आने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं समझा लूंगी कैसे करना है, क्या करना है, करेक्ट है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है। अगर ये पेपर अच्छी से आप करते हो, ओके, तो अगर आपने स्टेप्स उनके सही लिए, अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है, क्वेश्चन अच्छा समझा है उन्होंने जो चाहिए उनको, ओके, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना नंबर कट के 0 हो जाएंगे। तो इस पेपर के अंदर में अगर आप चाहो तो 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो। कोई अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चों को 80, 90, 95, एक दो को नहीं, कई बच्चों को आता है। लेकिन हाँ, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी आपकी रिटन प्रैक्टिस। आप मैथ्स आपने ज़िंदगी में कभी पढ़ के किया? कभी भी बचपन में कभी पढ़ के किया है? नहीं पढ़ के किया, हमेशा लिखा है। जितना लिखोगे उतना सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग होता चला जाएगा। हेल्प मैं कर दूंगी, ओके। तो बेसिकली आपको मतलब ये ऐसा पेपर है ना, आप लोग को दोनों ग्रुप पास करा देगा। अगर समझो कि 80 नंबर आते हैं आपको, तो दोनों ग्रुप में एग्रीगेट में बच्चा निकल जाता है। और एग्जाम्शन तो लाना ही लाना है तुमको। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कोई बच्चा 40 वगैरह की बातें कर रहा है, नहीं, अपने को नहीं चाहिए। मैं बहुत मेहनत करूंगी आप लोग के साथ में, आप लोग भी प्लीज़ मेहनत करो। लेकिन अपने को ये एक चीज़ की कसम खा लेनी है क्लास के अंदर में कि हम लोग को 60 के नीचे नंबर नहीं चाहिए। क्योंकि गाइस मैं एक बात बताती हूँ, 120 नंबर का 120 मार्क्स का पेपर आता है, करेक्ट है। 120 मार्क्स में से 50% 60 ला सकते हैं ना अपन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आ रहे यानी कि कहीं ना कहीं कमी जा रही है। किस चीज़ में कमी जा रही है वो अपने को आइडेंटिफाई करते रहना है, एग्जाम देने के बाद आइडेंटिफाई नहीं करना। आई होप एवरीथिंग फाइन। समझ आ रही है सबको बच्चे लोग बातें? आप सबको बातें समझ आ रही है? ऑल ऑफ यू आर फाइन? कैन यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोग को? ओके, तो सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है दोनों तरीके से। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑल अबाउट? बच्चे पूछते हैं कि मैम ये फाइनेंस क्या सब्जेक्ट है, प्लीज़ आप बताओ। तो गाइस आपको पता है एक बात, ये मतलब मैं एक वर्ड में तो डिफाइन भी नहीं कर सकती कि फाइनेंस क्या होता है। मैं इतना बोल सकती हूँ कि जहाँ से तुम्हारी कॉस्टिंग का सब्जेक्ट, जहाँ से कॉस्टिंग तुम्हारा जो P&L, यस ना, तुम्हारा जो P&L का स्टेटमेंट होता है, तुमने देखा ना, सेल्स होता है, फिर तुम कंट्रीब्यूशन निकालते हो, फिर तुम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हो, करेक्ट ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ईबीडीआईटी, वहाँ से हमारा गणित चालू होता है, हमारी मैथ्स चालू होती है, फिनेंस का काम शुरू होता है, ओके। तो कॉस्टिंग का काम जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से फाइनेंस का काम चालू होता है। और वो जो कंटेंट चाहिए ये एनालाइज करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, वो प्रोवाइड होता है तुम्हारे अकाउंट्स से। इसलिए अकाउंट्स अच्छा होगा तो P&L बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स अच्छा समझोगे तुम, और अगर स्टेटमेंट्स अच्छा समझोगे तो एनालाइज भी बहुत अच्छा करोगे, और अगर एनालाइज अच्छा करोगे तो ऑडिट भी अच्छी करोगे। तो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो पीसेस में मत देखो अलग अलग, ये FR है, ये SFM AFM है, ये मुंह से SFM निकलेगा कई बार बिकॉज आदत पड़ चुकी है कई सालों में। तो प्लीज़ उस बात पे तुम मतलब समझ आना कि मैम AFM बोलना चाहती थी। तो पीसेस में मत देखो, ये सारे इंटरकनेक्टेड है और करियर में तुम्हें सारे काम आएंगे। यही तो तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी कि कौन सा बच्चा सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ करके। तुमको क्यों लगता है कि टैक्स काम नहीं आएगा फाइनेंस में? आएगा ना, जरूर आएगा। बिकॉज अगर मैं कोई कंपनी हूँ और मैं डिबेंचर्स रेज करती हूँ तो उसका जो कूपन मैं पे करूँगी वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होगा। तो ये तो मैंने बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कितनी सारी चीज़ें होंगी। तो कई बार क्या होता है तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता तुम्हें पता है कि नहीं ये बात, कि एक मैं खुल के नहीं बोल सकती ये बातें बिकॉज हम ओपन यूट्यूब पे चल रहे हैं। जब हमारा बंद कमरे में लेक्चर चलेगा ना हमारा प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सारी बातें बताऊंगी। तो एक कंपनी है वो क्या करती थी उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ लेके आया, ओके। तो वो सारा का सारा अपना जो केपेक्स था, ओके, वो सारा डेप्रीसिएशन, बहुत ज़्यादा केपेक्स दिखाते थे, डेप्रीसिएशन बहुत ज़्यादा दिखाते थे। उसकी वजह से तुम्हारा टैक्सेबल इनकम बहुत कम हो जाती थी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कंपनी बहुत अच्छा कमा रही थी, बट टैक्स की जो लाइबिलिटी थी वो लगभग नील हो जाती थी। तो द गवर्नमेंट
गॉट अ लॉ फॉर दैट, ओके, कि भाई अगर आपकी इनकम इतनी है और चाहे जितना भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो आपको इतना टैक्स तो पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको टैक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं कि अदरवाइज वायबल नहीं होते वो, लेकिन टैक्स बेनिफिट की वजह से वो वायबल हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात तुम्हें वो भी पता होना चाहिए, राइट। तो ज़्यादा तुमको बोर नहीं करूँगी मैं, बिकॉज प्रॉपर सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट इज अबाउट, और तुमको दूसरा मैं एक व्यू देती हूँ, एंजॉय करो आज का लेक्चर, और रोज एंजॉय करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस लेने के लिए मैं हूँ। कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल काइंड ऑफ मैं स्टॉक मार्केट में जाती हूँ, ओके, कहानियों की तरफ तुमको समझाऊंगी मैं। अब मैं सोचती हूँ मैं ये स्टॉक खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, ये स्टॉक खरीदने लायक है कि नहीं लायक है, मतलब मैं लूँ कि नहीं लूँ, ये कौन बताएगा तुम्हें। तुम बोलोगे मैम आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही बात। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्राइस पे, फॉर एग्जांपल बीएससी पे या एनएससी पे आज की डेट में अगर किसी स्टॉक, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम लेती हूँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो प्राइस आज कोट हो रही है, मुझे तो नहीं पता कि वो सही है कि गलत है। अब गलत क्यों, तुम बोलोगे ये सवाल आपके दिमाग में क्यों आया। जिस चीज़ की जितनी वर्थ होनी चाहिए, जिस चीज़ की जितनी वर्थ होनी चाहिए, दैट शुड बी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनेंस। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, क्योंकि दुनिया में कोई भी एसेट हो, कोहिनूर का हीरा ही क्यों ना हो, उसकी एक मैक्सिमम वर्थ होती है, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो ये सोच तुमको डेवलप करनी है। अब दुनिया में रिलायंस एक स्टॉक, एक एसेट कैटेगरी है, कितनी सारी एसेट कैटेगरीज होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, रियल एस्टेट होता है, म्यूचुअल फंड होता है, कितनी सारी चीज़ें, फॉरेन करेंसीज होती हैं, डेरिवेटिव्स होता है, ओके। तो ये सारे एसेट कैटेगरीज हैं तुम्हारे। तो उस एसेट कैटेगरी के बारे में कैसे उसकी प्राइस मैं जानूं कि भाई इसकी प्राइस आज की तारीख में क्या होनी चाहिए, कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू क्या होनी, फॉर एग्जाम्पल मी अर्चना खेतान, मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस बेसिस पे निकालोगे। मैं जितना सामने वाले को कैश फ्लो जनरेट करके दे सकती हूँ फ्यूचर में जा करके, आगे भविष्य में जा करके, उस बेसिस पे मेरी वर्थ कैलकुलेट करी जाएगी। मैं जितना ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करके दे सकती हूँ सामने ओनर को, ओके, मेरी वैल्यू उसकी नज़र में उतना ज़्यादा होगा और वो मुझे उतनी ज़्यादा वैल्यू पे करने को रेडी होगा। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। तो मैं तुमको छोटी छोटी चीज़ें दे रही हूँ ताकि तुम सोचो। जो आज मैं बोल रही हूँ वो बहुत रैंडम जाएगा, बिकॉज मेरे सामने कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर्स पे जाएंगे तुम्हारी जो नॉलेज है उसको एक बॉडी मिलती चली जाएगी, एक शेप मिलेगा और तुम अच्छे होते चले जाओगे विथ पासिंग ऑफ एवरी डे एक्चुअली। करेक्ट ना? यस, फेयर वैल्यू, वेरी गुड, फेयर वैल्यू निकालते हैं ना, तो वो चीज़ हो गई। तो ये सब्जेक्ट उसके बारे में है, और इसके अंदर में और भी बहुत चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कि डेट इक्विटी कितना होना चाहिए, तो ये सारी जो चीज़ें वो फाइनेंस के अंदर में आती है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज तुमको फिर बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड लगेगा, टूटा हुआ नॉलेज लगेगा, वो नहीं चाहिए हमें। ओके, व्हाट आर द नेम ऑफ द चैप्टर्स। ओके, तो नेम ऑफ द चैप्टर सुनना, आँख बंद करके सुनो बिल्कुल। तो कुछ चैप्टर्स इसमें थ्योरी के हैं, ओके, कुछ चैप्टर्स थ्योरी के हैं। फॉर एग्जांपल 3-4 चैप्टर प्योर थ्योरी बेस्ड है, जैसे फाइनेंशियल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी करके पहला चैप्टर जो तुम्हारा है, उसके बाद स्टार्टअप फाइनेंस इज़ प्योरली, मतलब तुम बोलोगे मैम क्या ये चैप्टर्स यूनिवर्सली ओके थ्योरी बेस्ड ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सीए फाइनल में वो पर्टिकुलर चैप्टर को थ्योरी बेस्ड रखा है तुम्हारे लिए, लेकिन उस पर सम्स नहीं बन सकते, आगे जाके वो नहीं ला सकते, ऐसी बातें हम नहीं कर सकते। ओके, तुम्हारे करिकुलम में थ्योरी में अगर वो प्रैक्टिकल पूछेंगे तो हम प्रैक्टिकल भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन पे है, वो सारा थ्योरी आता है, उस पर सम्स नहीं है, उस पर भी सम्स, यानी कि कोई भी टॉपिक तुम उठा के ले लो, ओके, कोई भी टॉपिक ले लो, सब पे सम्स बन सकते हैं। लेकिन ये आईसीआई की डिसीजन होगी कौन से चैप्टर्स को थ्योरी, प्योर थ्योरी में रखना है और किस पे प्रैक्टिकल करना है। तुम्हारा ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एक्चुअली। ओके, हाँ, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए थोड़ी थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स भी उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर में से भी वो लोग थ्योरी पूछते हैं। ओके, इस बैच में मेरे को थ्योरी पढ़ाने का भी तुमको मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। पहले कैसे पेपर आता था, पहले कैटेगरी, यानी कि मान लो कि 5 या 6 कैटेगरी पेपर में है, हर कैटेगरी के अंदर में मान लो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दिए में, एक क्वेश्चन थ्योरी का होगा, और हमें वो मतलब अगर 5 कैटेगरी दी है तो 4 कैटेगरी हमें करनी ही पड़ेगी। फर्स्ट कैटेगरी विल बी कंपलसरी, सुनना आराम से, है ना।
तो इसका ये मतलब अगर हर कैटेगरी में एक क्वेश्चन थियोरी का दे रहे हैं, मतलब वो थियोरी का पार्ट मैं स्किप नहीं कर सकती, ओके, मुझे करना पड़ेगा। तो बच्चों को मैं क्या करती थी, प्रैक्टिकल पार्ट पूरा पढ़ा देते थे क्लास में और थियोरी की बुक देते थे बच्चों को, बच्चे खुद ब खुद पढ़ लेते थे। कुछ चैप्टर्स मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा था, बच्चे वहाँ से भी कर लेते थे। लेकिन अब वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। उसका रीज़न क्या है, अब पेपर का जो पैटर्न है वो तुम्हारा May 24 से चेंज हो जाएगा। तुम बोलोगे मैम क्या करेंगे वो लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, ओके, थ्योरी क्वेश्चंस पूछेंगे, MCQ पूछेंगे और केस स्टडीज़ पूछेंगे। खास करके MCQ के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि देखो, जो 80% थियरी तो मैं जब पढ़ाऊंगी तो तुम्हारा कवर हो जाएगा सारी की सारी बातें और तुम आंसर कर पाओगे आराम से। मैं कुछ दिन पहले MCQs उनके देख रही थी, इट इज़, मुझे लगता है बहुत मैनेजेबल है मेरे पढ़ाने के बाद, मतलब बहुत ही मैनेजेबल है। फिर भी जो प्योर थियोरी कंटेंट है वो मैं क्लास में नहीं, कोई नहीं लेता एक्चुअली, कोई टीचर AFM का नहीं लेता वो पार्ट, बच्चे खुद मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार मुझे वो भी डील करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को नंबर कम नहीं चाहिए, 60 नंबर से कम बिल्कुल चाहिए नहीं। तो वो पार्ट भी वी विल हैंडल। बट शुरू करते हैं बैच को पढ़ाना एंड ऑल, तो धीरे धीरे उसके बारे में बताती चली जाऊँगी, तुमको स्ट्रेस नहीं लेना उसके लिए अगैन, ओके। तो नेम ऑफ द चैप्टर्स में क्या क्या है वो बात कर रही थी। सिक्योरिटी एनालिसिस, ओके, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ओके, ये सारे चैप्टर्स हैं तुम्हारे। म्यूचुअल फंड्स, ये सारे चैप्टर्स प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, ओके। और गैस तुमको एक बात बता दूं मैं कि इतना मुश्किल नहीं होता ये सब्जेक्ट करना, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चे रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते, लिखने से बहुत भागते हैं बच्चे। मैं उनको दोष नहीं देती, बिकॉज उनके पास भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद ऑफिस का भी लोड होता है। लेकिन लिखोगे ना, तो मैं तुमको बता रही हूँ 80 मार्क्स किसी से नीचे नहीं आ सकता तुमको, मैं मान नहीं सकती। मेरे 1000-1200 क्वेश्चन कराने के बाद क्लास में 80 के नीचे नहीं आ सकता तुमको, पॉसिबल, मैं नहीं मानूंगी। और किसी हालत में भी बच्चा कोई फेल कर जाएगा एंड ऑल दैट, वो तो मैं मान ही नहीं सकते बिल्कुल भी। वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा 60% 70% बच्चा एग्जाम्प्ट हो जाता है बैच के अंदर में, तो इजीली, और कोई दिक्कत नहीं होती, ओके। तो ये चैप्टर्स के नाम थे, और सारे चैप्टर्स अगर तुम देखोगे ना, तो जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, क्या है उसके अंदर, क्या पढ़ोगे पता है, तुम पढ़ोगे इक्विटी वैल्यूएशन, तुम पढ़ोगे बॉन्ड वैल्यूएशन, कन्वर्टिबल हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यू कैसे करोगे, ओके। तो वो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में, फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में सारी चीज़ें पढ़ोगे। अभी एक मैं छोटा सा, जब वाइंड अप करेंगे ना, आज जल्दी हो जाएगा, ओरिएंटेशन लेक्चर है। उन्होंने मुझे एल्डाइन से बोला कि आप ओरिएंटेशन ले लो, बिकॉज हमारे बहुत सारे बच्चे FR अटेंड कर रहे हैं, तो वो आज अटेंड नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी एक ओरिएंटेशन का लेक्चर तुम्हारा होना चाहिए, ताकि तुम्हारे मेरे बीच में थोड़ी दोस्ती हो सके, गहरी दोस्ती बाद में हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पैटर्न ऑफ द पेपर, मैंने तुमको बता दिया यहाँ पे, नेम ऑफ द चैप्टर्स भी बता दिया ना। अगला टॉपिक ये आना चाहिए कि हाउ आर वी गोइंग टू प्रोग्रेस मंथ ऑन मंथ बेसिस। तुम सबको बुक्स मिल गई ना गाइस, 2-4 बच्चों को छोड़ करके, हैव यू ऑल रिसीव्ड द बुक्स मिली है तुम्हें। अब इस मुद्दे पे आते हैं कि कैसे मैं पढ़ाऊंगी और तुम कैसे पढ़ोगे हमारे, यानी हम कैसे पढ़ेंगे। नहीं बेटा रिचा, खाली सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चंस MCQ में नहीं पूछेंगे, वो हमारे लिए अच्छा होगा कि वो प्रैक्टिकल पूछे। हमारे खास करके मेरे बच्चों के लिए अच्छा होगा कि वो प्रैक्टिकल पूछे, बिकॉज प्रैक्टिकल का पार्ट मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। थियरी भी पूछेंगे, मुझे कोई बॉदर नहीं है उसके लिए, बट थियरी क्योंकि बच्चे खुद से करते हैं ना, तो वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, और प्रैक्टिकल पार्ट मैं डील करती हूँ बच्चों का, तो वो मैं डील कर लेती हूँ। बट जो चीज़ मैं उनके ऊपर छोड़ दूँगी वो उतनी अच्छी से नहीं करते, इग्नोर कर देते थोड़ा, टाइम कंस्ट्रेंट में, ऑल दैट, करेक्ट ना। तो किताबें मिल गई, किताबों 6 बुक्स आएंगी तुमको, 6, यू विल रिसीव 6 बुक्स। तो 6 में से 2 बुक्स तुमको मिल गई वॉल्यूम 1 के अंदर में 50% चैप्टर्स डाले हुए हैं। वॉल्यूम 2 यानी हैंड रिटन और वो मिलेगी, तो 2 बुक यहाँ पे हो गई, 4 बुक्स। एक थियोरी की बुक मिलेगी 5, और एक MCQ और केस स्टडीज़ की बुक मिलेगी 6। लेकिन अभी जो तुमको 2 बुक मिली है, वो 2 बुक हमारे 2 महीने के लेक्चर के लिए बहुत एनफ है, आराम से चलेगा, क्योंकि सारे बड़े बड़े चैप्टर्स वहाँ पे कर, तो तुमको उसकी भी कोई स्ट्रेस नहीं है। टाइम से पहले तुमको और सारी किताबें मिल जाएंगी, बट मैं इंश्योर कर रही हूँ कि मैं बार बार कुरियर ना लगाऊं, एक साथ ही 4 किताबें रेडी करके तुमको एक साथ ही कुरियर कर दो, ताकि मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा हर तरीके से वो, ओके। अब बात कर रहे थे, बुक खोलोगे प्लीज़ तुम लोग, अपनी बुक खोल के इंडेक्स मुझे बताओ, क्या क्या इंडेक्स है, कोई मुझे प्लीज़ बताओ, वहाँ पे चैट में डालो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखो वहाँ पे TVM, इक्विटी, बॉन्ड, मर्जर्स, देन फॉरेन एक्सचेंज, लिखो वहाँ पे।
करेक्ट करेक्ट, है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने जो भेजा है तुम्हें चैप्टर्स का ब्रॉड नेम देती हूँ तुमको यहाँ पे। सपोज इक्विटी या इक्विटी है, बॉन्ड्स है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया है, इन दोनों चैप्टर्स को ना, मैं कलर चेंज करना चाहिए मुझे, इन दोनों चैप्टर्स को, और रादर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन भी, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये तीनों एक्चुअली ओके, ये 3 में आएंगे, ये तुम्हारे 3 में आ जाएंगे। कैसे आएंगे बताऊं तुम्हें? जैसे रुक जाओ बच्चे लोग, हाँ ओके। सो सिक्योरिटी एनालिसिस ओके, देन सिक्योरिटी वैल्यूएशन ओके, एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। तो उन्होंने ये 3 बेसिकली उन्होंने सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन करके 3 चैप्टर दिए हैं। बेसिकली इन तीनों के अंदर में उन्होंने इक्विटी, बॉन्ड्स ओके, ये यहाँ नहीं लिखूंगे तो चलेगा, ये हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ या कन्वर्टिबल्स लिख देती हूँ मैं, कन्वर्टिबल्स ज़्यादा बेटर होगा। बोलोगे तो ये शीट शेयर कर दूंगी मैं तुम सबके साथ में, ग्रुप्स बन जाएगा, 2 दिन में ग्रुप्स बन जाएगा, डोंट हैव टू वरी ओके। कन्वर्टिबल, तो ये 3 चैप्टर के अंदर में उन्होंने इक्विटी, बॉन्ड और कन्वर्टिबल्स के बारे में बात करी है। मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन, बॉन्ड और या डिबेंचर की वैल्यूएशन, कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्टिबल डिबेंचर, लाइक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जिसको हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं, उसके बारे में बात करिए। तो कहीं थ्योरी बोला है, कहीं प्रैक्टिकल। तो मैं अपने ऑर्डर में जाती, तुम कंफ्यूज नहीं करना या ये नहीं सोचना इंस्टीट्यूट का करिकुलम जितना मांगते हैं उससे 20% या 10% अपन ज़्यादा ही पढ़ के चलेंगे, कम नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो रिलैक्स रहना। उसके बाद मैंने तुमको दिया है, तो बेसिकली ये 2 तुम्हारे चैप्टर हो गए ओके, ये चैप्टर नहीं है 3rd वाला। उसके बाद मैंने दिया होगा मर्जर्स ओके, एंड उसके बाद दिया होगा मैंने फॉरेक्स तुमको, राइट ना, फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज भी बोलते हैं। तुमको पता है एक बात, ये पूरे सब्जेक्ट में ना एक फैमिली का रूल फॉलो होता है। फैमिली का रूल कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने तुमको पहला जो वहाँ पे दिया वो TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं तुमको ये बता दूँ कि अगर तुमको ये अच्छे से नहीं आता, मैं बता रही हूँ तुम्हारा AFM बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और अच्छा आने का मतलब सच में बहुत अच्छी से आना। तो बच्चों को ऐसे लगता है ओके कि मैंने तो फाउंडेशन में पढ़ लिया, इंटर में भी पढ़ा था कुछ ना कुछ कैपिटल बजटिंग वगैरह में, तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। नहीं, मुझे जिस लेवल पे चाहिए ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर तुमको आता होगा तो अपन फटाफट करके स्किप कर जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अपनी बैच के अंदर हर बच्चा मेरे तरीके से ओके टाइम, मतलब मैं कुछ वर्ड यूज़ करूँ तो वो बच्चा वो वर्ड एग्जैक्टली समझना चाहिए उसी तरीके से। करेक्ट, IFM भी दिया हुआ है, करेक्ट, IFM भी दिया हुआ है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इक्विटी, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड, मतलब कुछ चैप्टर्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी की नॉलेज कम चाहिए, कुछ में बहुत ज़्यादा चाहिए। किस में बहुत ज़्यादा चाहिए? तो इक्विटी में बहुत ज़्यादा चाहिए, बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा चाहिए, मर्जर्स में बहुत ज़्यादा चाहिए, और मर्जर्स में इक्विटी की भी नॉलेज चाहिए। करेक्ट है। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे ना तो TVM, इक्विटी, कुछ बच्चे पूछते मैम TVM पे क्वेश्चंस आते हैं क्या? ऐसे तो देखा जाए तो नहीं आने चाहिए आइडियली ओके, बिकॉज वो टॉपिक है नहीं। मतलब ऑफिशियली अगर तुम इंडेक्स निकाल के देखोगे AFM का या SFM का या माफा का, जो भी सब्जेक्ट को उन्होंने टाइम टू टाइम बुलाया, तो TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के चैप्टर नहीं देते। लेकिन अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट 2 साल के सारे पेपर्स, लाइक मैं अगर नवंबर 20 से लेकर के मई 23 तक का पेपर अगर मैं देखूं, तो उन्होंने 2 बहुत बड़े 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं कंपलसरी के अंदर, विच आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस पे बेस्ड है पूरा का पूरा वो सम। अगर वो तुमने नहीं, किसी ने कराया तुम्हें ओके, तो तुम वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने को वो भी नहीं छोड़ना ओके। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये ऑर्डर कैसा चलेगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके बाद बॉन्ड, फिर इक्विटी, फिर मर्जर, और फिर फॉरेक्स और IFM। एक ये ऑर्डर होगा, मतलब कल से बात कर रही हूँ। दूसरा ऑर्डर ये होगा कि मैं पहले फॉरेक्स शुरू करूँ और फिर IFM शुरू करूँ, और उसके बाद ये वाली फैमिली लो। तुम लोग बताओ कौन सा शुरू करूँ पहले, जल्दी बताओ कौन सा वाला पहले शुरू करूँ? फॉरेक्स बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज तुमने पहले कभी पढ़ा नहीं है ओके। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बॉन्ड, इक्विटी, मर्जर, अच्छे चैप्टर्स हैं, सारे बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा जैसे होता है ना कि अच्छा ठीक है ऐसा, बट फॉरेक्स वुड बी वेरी एंजॉयबल, वेरी एंजॉयबल।
फॉर यू। तो प्रवीण शर्मा सर का कहना था कि मैम आप वो टॉपिक से शुरू करो बच्चों को जिसमें उन्हें बहुत मज़ा आए, ताकि वो लोग आपसे बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएँ। और मुझे लगता है कि ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है। ओके, क्लासेस के अंदर में बॉम्बे में ऐसे बच्चे बोलते हैं कि अगर अर्चना मैम से तुमने फॉरेक्स नहीं पढ़ा तो तुमने अपनी पूरी फीस बर्बाद कर दी। तो किससे शुरू करना चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किससे शुरू करूं? मतलब या तो वो टीवीएम से शुरू होगा और फिर बॉन्ड, इक्विटी और मर्जर तक जाएगा, या फिर पहले फॉरेक्स करूं फिर आईएफएम करूं, बिकॉज ये दोनों भी सेम टॉपिक्स हैं, सिर्फ चैप्टर्स के नाम अलग कर रखें बट ये सेम टॉपिक्स हैं। तो फॉरेक्स करूं, आईएफएम करूं और फिर ये वाली फैमिली को फॉलो करूं। जल्दी बोलो। तो मैं थोड़ा डेमोक्रेटिक पर्सन हूँ, तो स्ट्रिक्ट भी हूँ बहुत, बट डेमोक्रेटिक हूँ। बच्चों का चाहती हूँ बच्चे एंजॉय करें पोर्शन को। फॉरेक्स से शुरू करो। ओके ठीक है, तो फॉरेक्स से शुरू करेंगे, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, तो कल से हम फॉरेक्स शुरू कर देंगे, ठीक है। नाउ मंथ ऑन मंथ प्रोग्रेस कैसे होगा गाइज, इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। मंडे टू सैटरडे लेक्चर्स रहेंगे। ओके, लिखने का काम रिलेटिवली इस बार थोड़ा कम किया, बिकॉज नोट्स मैंने तुमको प्रिंट करके दे दिए। तो मेरी क्या आदत होती थी पहले कि मैं समझाती थी बहुत डिटेल में, फिर वो चीज़ मैं लिखा देती थी, बिकॉज एग्जाम के सामने उस नोट्स के अलावा तुम्हारे पास कुछ होता नहीं है। मेरी बोली हुई बातें तुम्हें याद नहीं रहेंगी, लेकिन उसमें समय भी बहुत जाता है, करेक्ट ना। जोहेर सिंह मैम इजी चैप्टर से, तो फॉरेक्स इजी लगेगा बेटा आपको। जोहेर आपको इजी लगेगा, आप टेंशन मत करना। वो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको समझ में आए, और नहीं समझेगा तो मैं हूँ। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझती हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पाओगे? तुम अल्टीमेटली काइंड ऑफ, मैं भी नॉर्मल हूँ, तुम भी नॉर्मल हो। इजी चैप्टर से करेंगे, डोंट वरी, रिलैक्स। ओके, नाउ मंथ ऑन, तो अपने पहले फॉरेक्स लेते हैं, फिर आईएफएम लेंगे, धीरे धीरे जाऊंगी, बिल्कुल 10 दिन ज़्यादा लगेगा चलेगा, बट बहुत अच्छे से करेंगे। तो प्रोग्रेस, तो पहले मैं सम थ्योरी लिखाती थी, फिर मैं सम्स कराती थी, और उसके बाद हम सम्स करते ही रहते थे। इस बार हम लोगों ने क्या किया, सुनना, ये तुम्हारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। सपोज करो किसी एक चैप्टर के अंदर में 100 सम्स मुझे करने, अज्यूम कर लो कि उस चैप्टर के अंदर में, मतलब तुम्हारे पास जो बुक है, क्वेश्चन बुक, वो लास्ट 20 साल का क्यूरेटेड कंटेंट है। लास्ट 20 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे पॉसिबली, मैं ये तो नहीं बोलती 100% मैं एक्यूरेट हूँ, लेकिन कोशिश ये करी कि लास्ट 20 साल का जो, इसलिए तो कई बच्चे बोलते हैं ना कि मैम बहुत ज़्यादा पढ़ाती है। तो क्या होता है कि पेपर जब इजी आता है तो अर्चना मैम ज़्यादा पढ़ाती है, और May 23 जैसा पेपर अगर आ गया जहाँ पे बच्चों को 25 नंबर 20 नंबर, आधे पेपर आने के 1 घंटे के अंदर सारे के सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के चले गए। तो मुझे नहीं पता ना कि कौन से टर्म में वो पेपर टफ करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि तुम इतना पढ़ के जाओ कि बेसिकली अगर पेपर टफ आया तो 50 की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और पेपर थोड़ा सा मैनेजेबल आ गया तो 80-90 क्या तुम शॉट मारो, करेक्ट है। निखिल इज सेइंग मैम स्टार्ट विथ टीवीएम ओनली। अच्छा ठीक है, आप लोग बात कर लेंगे बाद में, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, रिलैक्स रिलैक्स करो, जो तुम बोलोगे उसी से शुरू हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ना ये बात हो गई, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करेगा। दिसंबर में तुम्हारी बैच खत्म हो जाएगी। ओके, बीच में दिवाली की तुमको थोड़ी सी हॉलीडेज मिलेगी और वो बैच तुम्हारी खत्म हो जाएगी, ये एक चीज़ हो गई। हाउ मेनी आवर्स ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड पोस्ट लेक्चर, अगर तुम मेरी बात मानो, ओके, तो अगर मेरे पढ़ाने के बाद तुम 3 बार रिवाइज कर लेते हो, ओके, 3 बार रिवाइज कर लेते हो, तो एग्जाम्शन मतलब 60+ से तुम्हें कोई ज़िंदगी में बचा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बचा सकता। यानी कि जो भी आएगा वो 60+ ही आएगा, उसके नीचे नहीं आएगा। लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगी वो तुम उसको काउंट नहीं करोगे। ओके, तो मैं एक बात बोल रही थी, मैं स्किप कर गई। 100 क्वेश्चन सपोज मुझे कराने हैं एग्जाम क्लास के अंदर में, तो 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो तुमको मैंने दिया है हैंड रिटन बुक में। कॉन्सेप्ट पढ़ाया, लिखा हुआ सामने है वो थियोरी के पार्ट में, और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल फॉर्मेट में होगा वो एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया, ताकि मैं ब्रॉड 50-60% जो एडजस्टमेंट होती है वो तुमको मैं उधर समझा दूँ वर्बली। ओके, क्योंकि लिखा हुआ तो है तुम्हारे सामने में। और बाकी जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन बैंक तुमको दिया है, आंसर भी दिया है, लेकिन तुम आंसर नहीं देखोगे। सच्ची बात बोलूँ ना बच्चे लोग तुमको, तो मैं बहुत फेवर में नहीं होती हूँ सामने आंसर लिखने के क्वेश्चन के, लेकिन ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि हमें देना पड़ता है। सच्ची, मैंने सर से भी बोला, सर ने भी यही बात बोली कि मैं भी बहुत फेवर में, बिकॉज सामने आंसर दिखता है, लिखने का मन नहीं करता है। तुम्हें वो ऐसा बिहेव करना है, मैंने देखा ही नहीं सोल्यूशन, तुमको वो लिखना है। अगर नहीं लिखोगे पेपर में कभी नहीं लिख पाओगे तुम, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो 60+, 3 रिविजन जो May 24 वाले बच्चे हैं वो लोग इसमें से एक
रिवीजन का टाइम कम कर सकते हैं, बिकॉज बहुत फ्रेश है, अभी तुरंत लेक्चर हो रहा है, दिसंबर में तो ख़त्म होगा तुम्हारा, उसके बाद 2 रिवीजन करके ख़त्म कर देना, ठीक है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बट टच में रहना है। तो ये हो गया तुम्हारा। हाउ मच इज़ AFM डिफरेंट फ्रॉम SFM? आई मीन हाउ मच शुड आई से, मुझे नहीं पता कितना बोलूँ मैं, लेकिन हाँ है, डिफरेंट तो है। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल सेम है, नहीं, उन्होंने पोर्शन में चेंजेस करे हैं। मैंने एक वीडियो डाला है SFM वर्सेस AFM, ओके, अगर मन करे तो देखना, वैसे तुम्हारे कोई काम का नहीं है, बिकॉज तुमको तो फ्रेश में पढ़ा ही रही हूँ, तो डिफरेंट है, काफ़ी पोर्शन हर चैप्टर में डाला है, माइनस किया है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट तुमको पता होना चाहिए क्या डिफरेंट है। और जो भी बच्चा SFM के लेक्चर्स खरीदा है किसी भी फैकल्टी से या मुझसे भी, तो वो जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है, एडिशन डिलीशन वाला पार्ट है, वो पार्ट तुमको ज़रूर मिलना चाहिए एग्जाम लिखने के पहले, वरना दिक्कत होगी। तो ये एक बात हो गया, वरना लेकिन तुम्हारे लिए रेलिवेंट नहीं है बहुत ज़्यादा ये पॉइंट। हाउ मेनी बुक्स, ये मैंने डिस्कस कर दिया। सपोर्ट सिस्टम, मैंने कल सारे बच्चों को एक नंबर दिया है टेक्निकल, कोई भी टेक्निकल इशू होगी या कोई भी बुक्स नहीं मिली है या कोई और क्वेरी होगी, मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे रही हूँ, तो तुम उसको कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो कि मुझे अर्चना मैम से मैंने एक डाउट भेजा है, मैम का ध्यान, बिकॉज रोज़ बहुत डाउट्स आते हैं मुझे, इस एग्ज़ाम चल रहा है तो रोज़ 100 डाउट आते हैं, तो स्किप हो जाता है, तो ग्रुप में डालोगे तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि मैं आधी रात को भी मैं मैसेज कर सकती हूँ फिर, ओके। तो सपोर्ट सिस्टम पूरा मिलेगा। शोहेब नाम है हमारे टेक्निकल हेड का, वो तुमसे बराबर कभी भी कॉल करोगे वो फ़ोन बराबर तुमको उठाएगा, कभी वो लंच करता रहेगा या ड्राइव करता रहेगा या नमाज पढ़ता रहेगा, ऐसा कुछ होगा तो वो नहीं उठा पाएगा, विच इज़ नॉर्मल। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू बिहेव। टेंशन नहीं करना कि अरे फ़ोन नहीं उठा रहे, नहीं कुछ हुआ तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं जवाब जरूर दूंगी तुम्हारे कुछ सवाल का। ऐसा नहीं होगा मैं 1 घंटे में करूँ, 2 घंटे में करूँ, 3 घंटे, 24 घंटे के अंदर तुमको मेरा जवाब मिल जाएगा। कोई ऐसी क्वेरी नहीं जो अनसॉल्व जाती है। अमेंडमेंट्स के बारे में बता दिया। नाउ अर्चना खतान के बारे में तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जोहेर बेसिकली ये अच्छा सवाल उसने कहा, मैम वो जो हैंड रिटन बुक है उसकी यूज़ कैसे करनी है? तो जब हम पढ़ेंगे ना जोहेर, तो बुक को सामने बेटा आपको खोल के रखनी है, मेरी स्क्रीन पे वो बुक रहेगी और आपके पास में रहेगी, तो आप जब मैं समझाऊंगी उसमें जो भी लिखा हुआ है वो वर्बली मैं बोलने वाली हूँ। मुझे पूरा का पूरा सब्जेक्ट याद है, तो आप देखोगे वर्ड बाय वर्ड आ रहा है, बिकॉज इतनी बैचेस में ले चुकी है आज तक, ओके। और जो भी चीज़ मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूँगी तो मैंने, तुम देखो बुक में मैंने बहुत जगह छोड़ी है, मैं चाहती तो उसको मैं कॉम्पैक्ट कर सकती थी थोड़ी बुक को और मैं आपको बुक देती, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको जगह आपके लिए बहुत छोड़ी है और मैंने उसको बहुत कॉम्पैक्ट नहीं किया, जगह इतनी ज़्यादा छोड़ी है कि मैं समझाते समय 4 लाइनें ज़्यादा भी बोलूँगी, ओके। तो आप वहाँ पर नोट डाउन कर लेना रनिंग नोट्स के तौर पर, और मैं बोलूँगी ये पॉइंट लिख लो, तो तुम वहाँ पर लिख लेना, वहाँ पे लिख लोगे, काम खत्म हो गया। और जो समझाऊंगी वहाँ समझ गए। बाकी नोटबुक खरीदनी है सबको, ओके, कम से कम अच्छी खासी क्वेश्चंस तो लिख के ही करोगे ना, वहाँ सोल्यूशन थोड़ी समझाने वाले हो, तो लिख के ही करना है अपने को, पढ़ के जाओगे तो वहाँ पे क्या राइटिंग में तुम पेपर ही नहीं लिख पाओगे। तो नोटबुक तुम सबको रखनी है, रेड और ब्लैक या फिर रेड और ब्लू, तुमको ब्लैक और ब्लू में से जो भी पसंद है वो कलर रखोगे, लेकिन रेड पेन रहना तुम्हारे पास में ज़रूरी है, बिकॉज मैं मार्क कराऊंगी बीच में कि भाई मेरे को ये चीज़ मार्क करो। तो एक फ्रेश नोटबुक, मतलब खाली बुक जो नोटबुक होती है जिसमें तुम सम्स करते हो, वो क्वेश्चन बैंक में सोल्यूशन है, उसको देखना नहीं है, वो सिर्फ देने के लिए दिया है, हम सब उसको लिख के करेंगे, ओके। चलो, और अबाउट अर्चना खेतान पे आते हैं। माई नेम इज़ अर्चना खेतान, सबको पता है अभी, एंड मैं ये सब्जेक्ट 16 साल से 16 ईयर्स से बॉम्बे में पढ़ा रही हूँ। लाइव फेस टू फेस के अंदर में मेरा बड़ा मार्केट है, पेन ड्राइव में भी है, लेकिन लाइव फेस टू फेस से मुझे लगता है मैंने 40,000 35,000 बच्चे मैंने आराम से पढ़ाया होगा आज तक। मैं 2007 से पढ़ा रही हूँ, 2007 से पढ़ा रही हूँ, ओके, नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ। WIRC में कितनी बार मैंने सेमिनार लिया फॉरेस्ट डायरेक्टिव का मुझे याद नहीं है उसके बारे में, ओके। मेरी बैकग्राउंड क्या है, मैं CA नहीं हूँ, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स नहीं किया हुआ है। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने किया है MBA इन फाइनेंस। कौन से साल में पता है? 1998 में मैंने MBA इन फाइनेंस का कंपटीशन क्लियर किया। 2000 में, साल 2000 में मेरा MBA हो चुका था। फिर मैंने CFA किया, ओके, और फिर मैंने MS इन फाइनेंस किया, MS इन मास्टर्स इन द साइंस ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर में मैंने 36 पेपर्स फाइनेंस में लिखे, 36, मतलब फॉरेक्स पे 200 नंबर का पेपर, डेरिवेटिव्स पे 200 नंबर का पेपर, कैपिटल बजटिंग पे 200 नंबर का पेपर, काउंट करते चले जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा।
तो मुझे पता है कि वो क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, मेरे पास हर टॉपिक पे बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है। तो मास्टर्स में मैंने बहुत ज़्यादा ये सब्जेक्ट सीखा, जो तुम्हारे एक टॉपिक है उन सारे टॉपिक से मैंने 200-200 नंबर के पेपर लिखे होंगे, उतनी डिटेल में हमें पढ़ाया गया। तो ये मैंने किया है। ओके, उसके बाद मैंने रेलिगेयर फिनवेस्ट, एक कंपनी है रनबैक्सी वालों की फाइनेंस कंपनी, उसके अंदर मैंने 5 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब किया, और मैंने ब्रेक ली उस जॉब से बिकॉज मेरा बेटा मतलब बेसिकली मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं आई कुड नॉट कोप अप, मतलब वो बहुत टायरिंग जॉब्स होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, तो मैंने वो जॉब टाइम बीइंग के लिए छोड़ दिया कि मुझसे नहीं हो रहा करके, बिकॉज लेट नाइट्स वर्क एंड एवरीथिंग होते हैं। मैंने IPO हेड गुजरात के तौर पे मैंने छोड़ा था। ओके, जहाँ पे हमें वैल्यूएशन करनी होती थी कि IPO की जो तुम स्टॉक की प्राइस देखते हो ना, तुम्हारे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए रहते हैं, तो रेंज बताई हुई रहती है, भाई ये स्टॉक का आप IPO आ रहा है, आप इससे, तो वो रेंज कैलकुलेट करना एंड एवरीथिंग, उसमें जॉब किया। जब मैंने जॉब छोड़ा तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो मेरा बेटा 2007 में बॉर्न हुआ और मैंने 2007 से ही पढ़ाना शुरू किया। तो 2007 से 2023 हो रहा है, तब से मैं नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ। ओके, तो तुम जहाँ तक सोच भी नहीं पाओगे डाउट, वहाँ तक मैं शायद सॉल्व कर पाऊँगी। बाकी 1% का बेनिफिट ऑफ डाउट देना, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है ना। और यही जर्नी है मेरी। तो पढ़ो अच्छे से, मज़े में ले लेके पढ़ो। एक आज मैं तुम लोग को ग्लिम्स देना चाहती हूँ, स्टार्ट थिंकिंग फाइनेंस, कैसे सोचना है, शुरू करें थोड़ा सा सोचना हम, तुम्हें मज़ा आएगा बहुत। तो तुमने एकदम रिलैक्स हो जाओ अब, यानी तुम सही हाथों में हो, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो ग्लिम्स का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा मैम पिक्चर दिखाओ ना, आप छोटा सा ट्रेलर तो दिखाओ कि कैसे सोचते हैं फाइनेंस के अंदर में। तुमने मैथ्स पढ़ा है ना, मैथ्स, तो मैथ्स के अंदर में तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, रैंडम वेरिएबल। हाँ या ना, जल्दी बोलो, रैंडम वेरिएबल। नहीं पढ़ा है तो बोलो नहीं मैम नहीं पढ़ा, तो मैं समझाऊंगी तुमको, उसकी चिंता नहीं करनी। कोई चीज़ किसी को नहीं आती, बोलो मैम मेरे को नहीं आता है ये, मैं बताऊंगी ना, मेरे को आता है ना, लेकिन तो मेरा बताना तुमको काम है। ओके, रैंडम वेरिएबल एक कॉन्सेप्ट तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, पढ़े सबने होगा, कुछ को याद होगा कुछ को याद नहीं होगा। हाँ ना, जल्दी बोलो। ये चैट में ये होता है, सामने बच्चे होते हैं तो इट्स लाइक वेरी अ बिट डिफरेंट एक्चुअली, बट ठीक है, हम लोग यूज टू हो जाएंगे इसके अंदर में। नहीं, ओके, कोई बात नहीं। तो रिया ने बोला कि मैम याद नहीं है या नहीं याद है या नहीं पढ़ा, जो भी है, जो भी दिमाग के अंदर हो, लेकिन मुझे तो एक सवाल करना था, मैंने किया, ठीक है, तो उससे नहीं याद है, वेरी गुड, कोई बात नहीं है, कोई बात, सब चीज़ याद रखनी ज़रूरी नहीं। हमने जब पढ़ा तो हमें कहाँ बताया गया था कि तुम ये करने वाले हो या ये काम आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि तुमने, मैं तुमको एक चीज़ बताती हूँ, तुमने सब लूडो खेलते हो ना, सब लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो में तुम वो डाइस जो होता है तुम्हारे, जिसमें 1 2, मैं क्या समझा रही हूँ, डाइस है। ओके, डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं। तो अगर मैं तुमको पूछूं, सोचना, मुश्किल नहीं है सब्जेक्ट, मैं मुश्किल बनाऊंगी भी नहीं। ओके, अगर मैं डाइस को अपन ऐसे करके फेंकते हैं, तो कोई भी, मतलब या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस डाइस के ऊपर में और कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन है, कॉइन के ऊपर में क्या होगा, 2 ही साइड होते हैं, 1 और 2, हेड एंड टेल, राइट। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं, सोच के जवाब देना शांति से, कि भाई अगर मैं डाइस को थ्रो करती हूं इस तरह से, ओके, लूडो खेल रहे हैं, तो 6 आने के कितने चांस हैं? कोई बता पाएगा प्लीज? कोई बता पाएगा प्लीज कि 6 आने का कितना चांस है? 6 आने का, अगर मैं डाइस को थ्रो करती हूं तो 6 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6, हाँ या ना? कॉइन को अगर मैं फ्लिप करती हूं, अगर मान लो, अगर कॉइन को, जैसे क्रिकेट का मैच देखते हो तुम लोग, राइट, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैं तुमको ये बोलूंगा, अगर मैं कॉइन को फ्लिप करूं तो हेड आने का कितना चांसेस है? 50%, हाँ या ना, जल्दी बोलो। 1/6, समझ में आ रहा है? लेकिन तुम 1/6 क्यों बोल पाए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, यस। तो मैं तुमसे क्या पूछ रही हूं कि ये जो डिनोमिनेटर में तुमने 1/6 लिया फॉर अ डाइस, ओके, एंड कॉइन के लिए तुमने लिया 1/2, तो ये तो तुम क्यों ले पाए? बिकॉज ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसकी नंबर की गिनती हम कर सकते हैं ना, कि भाई अगर डाइस के अंदर, यानी कि
पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, कि 5 आएगा, कि 6 आएगा, ये तो तुम काउंट कर सकते हो, गिनती कर सकते हो। अब कॉइन है, कॉइन में कितने साइड हैं? अनगिनत है कि गिनती कर सकते हैं? नहीं, गिनती कर सकते हैं मैम, 2 ही साइड होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। डाइस पे कितने साइड्स होते हैं? 6 होते हैं मैम, और हर सबके आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है 1/6। वेरी गुड, ओके। तो डिनोमिनेटर में मैंने जो लिखा है उसकी जो नंबर है वो काउंटेबल है, वो काउंटेबल है, ओके। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाले वेरिएबल्स होते हैं जिसकी डिनोमिनेटर में काउंटेबल नंबर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे ये बोलूं, ओके, तो 2 तरह के तुम्हारी वेरिएबल्स होते हैं, एक को बोलते हैं फाइनाइट, एक को बोलते हैं ये तुम्हारे एएफएम में नहीं है गाइस, नहीं है ये पोर्शन तुम्हारे। लेकिन अगर तुम ये जान गए ना, तो तुम्हारी जो सोच है सब्जेक्ट के तरफ वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तुमको दिक्कत नहीं होगी समझने में कि हम क्या कर रहे हैं, रट्टा नहीं मारोगे तुम। और अभी डाउट आएगा तो मेरे को पूछो तुम। फाइनाइट, फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने तुमको भी एग्जाम्पल दिया उसमें ये वेरिएबल्स, साइड्स ऑफ अ कॉइन, साइड्स ऑफ अ डाइस, ये काउंटेबल था तुम्हारा, ओके। तो तुम 1/2 1/6 बोल पाए। एक ऐसा भी वेरिएबल होता है जो इनफाइनाइट होता है, जिस मतलब वो वैल्यू होने का क्या प्रोबेबिलिटी तुम निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? फॉर एग्जाम्पल, आज स्टॉक मार्केट 9 बजे खुलेगा, ओके। 9 बजे जब खुलेगा तो स्टॉक की और तुमने नोटिस किया सेकंड 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 प्राइस चेंज होती है। रिलायंस का स्टॉक अगर है तो हर सेकंड, अब तुम सोच के देखो कि मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 3:30 तक, मतलब हर सेकंड, अगर मतलब मैं सेकंड्स भी तुमको ज़्यादा बोल रही हूँ, उससे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, करेक्ट ना। तो मैं तुमको ये बोलूँ कि 2000 की प्राइस रिलायंस की होगी, इसके कितने चांस है? कोई प्रोबेबिलिटी इसको असाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? डिनोमिनेटर इज इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। अगर तुम हर सेकंड का भी लो, ओके, तो सुबह 9 बजे से लेके, करेक्ट, सुबह 9 बजे से लेके बेटा 3:30 बजे तक सेकंड काउंट करो, कितना होता है? 9 बजे से लेकर, अगर मैं कैलसी चलाती हूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, करेक्ट है। और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और कितने घंटे हो गए, कितने सेकंड्स हो गए। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है ना तुम्हारा, वो अनकाउंटेबल हो गया। तुम कैसे पता लगाओगे कि क्या है करके? तुम कोई स्ट्रैटेजी बना ही नहीं सकते। तुम लोग, मैम आप ये क्यों समझा रहे हो, मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही। अब तुमको बताती हूँ मैं क्यों समझा रही हूँ। ये जितने भी तुम्हारे एसेट्स हैं, स्टॉक प्राइस, डिबेंचर्स, फॉरेन करेंसी का रेट्स, ओके, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वैल्यू, ये सारे जो हैं इनकी ये मार्केट में ट्रेड होते हैं। और जब वो मार्केट में ट्रेड होता है तो मुझे ये पता ही नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के होने का क्या चांस है। तो बोलो कि मैम इससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि अगर सपोज करो कि कोई स्टॉक की प्राइस, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल तुमने स्टॉक खरीदा 100 रुपये में, 2000 में स्टॉक खरीदा, 2000 में तुमने स्टॉक आज खरीद लिया रिलायंस का, दाम कुछ और चल रहा है, मैं एक राउंडेड फिगर बोल रही हूँ। 2000 में स्टॉक तुमने खरीदा, तुमको किस बात का डर लगेगा? एकदम फिनेंस की तरफ देखो मत, खाली मुझे आंसर करते जाओ एक लेमैन की तरह। ऐसा नहीं है, खाली पढ़े लिखे लोग फिनेंस करते हैं। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा करके लोग 12वीं पास हैं जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, ओके। तो ये इंसान की कॉमन सेंस है, और तुम सबके पास बहुत अच्छी कॉमन सेंस है। मुझे ये बताओ कि अगर मैंने कि स्टॉक खरीद लिया 2000 रुपये में, तो मुझे किस बात का डर लगेगा? जल्दी बोलो। मुझे किस बात का डर लगेगा? डूब न जाए पैसा। देखो रिया ने कितना अच्छा, डूब न जाए पैसा, डूब न जाए पैसा, इस बात का डर लगेगा। तो ये रिया ने क्या सोच, क्यों रिया ये बात बोल पाई? करेक्ट, 2000 से नीचे चला गया। तो अगर तुमको ये पता होता कि प्राइस, क्योंकि इसके आउटकम शाम को, आज एक दिन का शाम का बोलो ना, 1 साल का तो बोलो ही मत। यानी कि अगर तुमने आज 2000 में स्टॉक खरीदा है,
तो वो अगर मान लो कि मैं ये स्टॉक शाम को यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, तो ये स्टॉक शाम को, ये मॉर्निंग में था, ओके मॉर्निंग में था, शाम को ये किस प्राइस, तुम 1 साल का तो छोड़ो, 1 दिन का नहीं पता कि स्टॉक की प्राइस शाम को क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, होगी तो कितनी कम होगी, ज़्यादा होगी तो कितनी होगी, करेक्ट। सो बेसिकली ये स्टॉक किस प्राइस पे बंद होगा ये हम काउंट नहीं कर सकते। तो मैंने खरीद लिया स्टॉक को या खरीदने वाली हूँ, ओके, और मुझे पता नहीं है कि इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या होगी, 2 घंटे के बाद, पूरे दिन के बाद, शाम को, 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद, जितने भी टाइम तक तुम ये स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो, तो क्या हो गया, बिकॉज दिस स्टॉक प्राइस, ये जो स्टॉक की प्राइस है, इट इज बिहेविंग लाइक अ रैंडम वेरिएबल, जिसको तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसके आउटकम पता है तुम्हें, या तो 2 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो हेड या तो टेल, आउटकम पता है तुम्हें, इसके आउटकम ही नहीं पता तुम्हें क्या होगी, क्या प्राइस होगा, 2100, 2050, 2200, 1900 होगा, 1950 होगा, कुछ पता नहीं है। तो तुमको नहीं लगता कि अगर मैं कोई स्टॉक को मैंने बाय कर लिया और उसकी प्राइस क्या होगी वो मुझे पता नहीं है, खतरनाक है ये इसको। तो ये जो बिहेवियर है स्टॉक का, इट इज बिहेविंग लाइक अ रैंडम वेरिएबल, जिसके आउटकम क्या होगा पता नहीं, और ये जो बिहेवियर है उससे डेवलप होती है अनसर्टेनिटी। पता नहीं है मतलब व्हाट अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी से पैदा होता है रिस्क, अनसर्टेनिटी की वजह से आता है रिस्क, इंसान के मन में डर। पेपर में एसएफएम में या एएफएम में क्या आएगा मुझे पता नहीं है, वैसे तो तुमने पढ़ा है लेकिन मुझे पता नहीं। जब तुमको पता नहीं, उसे अनसर्टेनिटी आती है, उससे रिस्क की फीलिंग आती है और मन में डर लगता है, कहीं ऐसा तो पेपर नहीं आएगा जो मैं ना कर पाऊँ, बिकॉज आउटकम्स आर इनफाइनाइट। जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, तुमको पता है क्या, नहीं मैम मुझे नहीं पता। वो जो 100 क्वेश्चन मैंने तुमको दिया उसमें से पेपर आएगा, मैम नहीं पता। अगर उस 100 में से आता तो प्रोबेबिलिटी 1/100 की हो जाती, बट वो नीचे डिनोमिनेटर है ना, वो इनफाइनाइट है। मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब रिस्क, मतलब डर। हम डर को खत्म, उस रिस्क को तुम खत्म कर सकते हो क्या, नहीं मैम खत्म तो नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं, मैनेज तो जरूर कर सकते हैं। एग्जाम में पेपर कैसा आएगा ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, आउटकम क्या, कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल नहीं। तुम उसको कम कर सकते हो, उस रिस्क को कम कर सकते हो, कैसे, अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी प्रिपरेशन करके। अगर अच्छा प्रिपरेशन करोगे तो प्रोबेबिलिटी, द चांसेस कि तुम पेपर खराब हो जाएगा, वो चांसेस कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। तो तुमको फाइनेंस में ये जितनी भी चीजें पढ़नी है, स्टॉक, बॉन्ड, फॉरेन करेंसी, डेरिवेटिव, ये सारे जो एसेट कैटेगरी है, ये सारे रैंडम वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं। और अगर वो रैंडम वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं तो तुम कंट्रोल पूरी तरह से तो कर नहीं सकते, लेकिन एक काम कर सकते हो, सोच समझ के खरीदते ना, सोच समझ के खरीदते, पूरी इवैल्यूएशन करते, उसके पास्ट को देखते, उसके बिहेवियर को देखते, उसके मैनेजमेंट को देखते, उसके कैश फ्लोस को देखते, उसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस को देखते, उसकी बुक ऑर्डर साइज को देखते, उसके कैश फ्लोस को देखते, उनकी पॉलिसीज को देखते। ये सब देख के अगर तुमने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया होता तो चांसेस ये होते कि रिस्क खत्म तो नहीं होता, थोड़ा कम हो जाता। तो ये जो देखते, मतलब तुमको ये कैलकुलेशन करनी चाहिए थी कि भाई ये स्टॉक आगे जाके मुझे इतना पैसा कमा करके अगर देने वाला है तो इसकी आज की मैक्सिमम वर्थ कितनी होनी चाहिए, और वो ही मैं तुमको पढ़ाने वाली हूँ एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में। एक स्टॉक की प्राइस क्या होनी चाहिए, एक बॉन्ड की प्राइस क्या होनी चाहिए, तुमने निकाला तो निकला भाई इसकी प्राइस तो 100 रुपये होनी चाहिए। मार्केट में गए, अरे इसकी प्राइस तो 120 रुपये चल रही है, 120 चल रही है, लूँ क्या, सवाल का जवाब करो। मैंने कैलकुलेशन किया बैठ करके अपनी,
मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला, फेयर वैल्यू निकाला, तो मालूम पड़ा इस स्टॉक की वैल्यू 100 से ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मार्केट में जब मैं गई तो मालूम पड़ा 120 चल रहा है, तो मैं खरीदूं क्या? शुड आई बाय दैट स्टॉक? हाँ या ना, जल्दी बोलो। शुड आई वो स्टॉक को खरीदूं? नो। वाई? बिकॉज वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तुमको पता ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है? ओवर वैल्यूड का मतलब ये होता है कि जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी वर्थ 100 से ज़्यादा नहीं, हमें नहीं देना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तुमको एक चीज़ बताती हूँ, पता नहीं किसी ने तुम्हें बताया कि नहीं आज तक, कि क्यों ओवर वैल्यूड को बाय नहीं करते और अंडर वैल्यूड को बाय करते, वो बता रही तुमको। देखो ये है इक्विलिब्रियम प्राइस हमने निकाली ना, तो आया 100 रुपया, और मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है पता है तुम्हें? 120, और नीचे होगा तो क्या चल सकता है? मान लो 80। तो हमारा ये मानना होता है फाइनेंस में कि कोई भी चीज़, ये इक्विलिब्रियम प्राइस या फेयर वैल्यू भी बोल सकते हो तुम, ओके, कोई भी चीज़ अपने इक्विलिब्रियम पे जरूर आएगी। तो अगर मान लो अभी स्टॉक की प्राइस 120 चल रही है, और अगर वो इक्विलिब्रियम पे जरूर आएगी, इस लॉजिक से वो नीचे जाएगा। तो अगर तुमने 120 पे बाय किया तो तुम्हें लॉस लग जाएगा 20 रुपया का, ओके, क्योंकि वो 100 पे जरूर जाएगा, ज़रूर। हर चीज़ अपने इक्विलिब्रियम पे जरूर आती है एक न एक दिन, ओके। लेकिन अगर मान लो किसी चीज़ की वैल्यू, मैंने सेम स्टॉक की वैल्यू निकाली और वो 80 आया, लेकिन होना चाहिए 100, मतलब मैंने वैल्यू निकाली कि 100 आना चाहिए और मार्केट में 80 चल रहा है, मतलब केस 1 120 चल रहा था, तो मैं नहीं लूँगी। क्यों? उसकी प्राइस 100 होनी चाहिए, 120 पे कैसे बाय करें? क्योंकि वापस अगर वो 100 पे आया तो मेरा 20 रुपये का नुकसान लग जाएगा मेरे को। लेकिन अगर मान लो कि अगर ये मान लो तुम कि वैल्यू उसकी 100 होनी चाहिए और मार्केट में प्राइस 80 की चल रही है, उस सिनेरियो के अंदर में मैं बाय करूंगी, क्योंकि 80 में बाय करूंगी, और जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पे 100 पे जाएगा तो 20 में कमाऊंगी। दैट इज वाई हम लोग क्या बोलते हैं? सेल द ओवर वैल्यूड एंड बाय द अंडर वैल्यूड। अगर तुम 120 पे स्टॉक को सेल कर दो, और जब वो अपने इक्विलिब्रियम पे आएगा, जब वो फेयर वैल्यू 100 को टच करेगा, तो हम 100 पे बाय करेंगे। 120 पे बेचा, 100 पे बाय करेंगे, 20 रुपया बनाया। अगर मान लो 120 नहीं, उस स्टॉक की प्राइस 80 चल रही है, मतलब क्या? अगर वो 80 है तो वो 100 पे का जरूर जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? दिमाग से सोचो, 80 पे खरीदो, क्योंकि जब वो 100 पे जाएगा तो हम 20 कमाएंगे। एग्जैक्टली वो बात हो रही है। सेम, बिल्कुल जोहर, बिल्कुल सही है। तो ये लॉजिक है, ये समझो, याद नहीं करना है तुमको ये वाली चीज, ये तुमको समझना है। तो ये मैंने क्या बोला? स्मॉल ग्लिम्स, स्टार्ट थिंकिंग फाइनेंस। गाइस बहुत मजा आएगा तुमको। तो बेसिकली मैंने तुमको जो आज ये बताया, ये अभी ये हर चैप्टर में तुम्हारे काम आएगा। तुम हर चैप्टर में वैल्यूएशन करने वाले हो। इक्विटी में जब करोगे तो अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे तुम्हें। फॉर एग्जांपल, तुमने मॉडिजिलानी मिलर का नाम सुना है ना तुमने? मॉडिजिलानी मिलर, तुमने वो नाम सुना है, इसलिए मैं उसका ही नाम बोल रही। वॉल्टर मॉडल, ये सब नाम सुने हैं ना? ये सारे इकोनॉमिस्ट हैं, ये सारे एक्सपर्ट्स हैं। विलियम शार्प, हैरी मार्कोविट्स, स्टीफन रॉस। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट में एक चीज़ सब लोगों को जानी चाहिए, गॉर्डन मॉडल, कि ये जब प्राइसिंग हम करते हैं, हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये किसी मॉडल पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने एफआर किया तो एफआर में जैसे एग्जांपल, मैंने एक छोटा सा लेक्चर आधे घंटे का लिया था। आई डोंट नो, ये बच्चे तो जो काफ़ी बच्चे तो उस बैच में नहीं थे, सर के बैच में मुझे सर ने 20-25 मिनट का एक फेयर वैल्यू का ईसॉप्स का लेक्चर लेने को बोला था। वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है और सर के यूट्यूब चैनल पे भी है। तो उसमें क्या बोला मैंने? बाइनोमियल मॉडल। तो ये जो तुम प्राइसिंग, ये जो फेयर वैल्यू निकालोगे ना, ये रैंडमली नहीं निकालोगे, किसी मॉडल पे बेस करके निकालोगे, यानी कि एज पर गॉर्डन मॉडल। तो एक बात का और ध्यान रखना कि जब हम मॉडल, किसी का बनाया हुआ मॉडल जब हम यूज़ करेंगे तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी, उसके कुछ अजम्पशंस होंगे। मतलब वो क्या बोलेगा? तुम बोलोगे मैम ये ऐसा क्यों नहीं, इसने ये नहीं डाला। ओके, फॉर एग्जाम्पल गॉर्डन क्या बोलता है कि स्टॉक की प्राइस उसकी डिविडेंड पे बेस्ड होती है। तो तुमको लगता है कि स्टॉक की प्राइस सिर्फ डिविडेंड पे बेस्ड होती है? क्या मार्केट में स्टॉक की प्राइस सिर्फ डिविडेंड की वजह से है और कोई वजह नहीं है?
उसने अपने मॉडल में वो चीज़ों को साइलेंट रखा है, अजम्पशन, क्योंकि सारे वेरिएबल्स को तुम एक साथ एनालाइज नहीं कर सकते। तो तुम बोलोगे मैम इसका मतलब ये हुआ कि आप गॉर्डन मॉडल से वैल्यू निकाला तो वो तो वैल्यू सही नहीं आई एक तरह से, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इतने सारे मॉडल्स हैं, हर मॉडल ने एक चीज़ को बेस बनाया और दूसरी चीज़ को छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, हर मॉडल से पॉसिबल तरीके से वैल्यू निकालेंगे और उसकी फिर एवरेज कर देंगे, तो सारी चीज़ें कंसिडर हो जाएगी। तो हर चैप्टर में तुमको वैल्यूएशन करनी है, स्टॉक की वैल्यू, फेयर वैल्यू निकालनी है, बॉन्ड्स डिबेंचर्स की फेयर वैल्यू निकालनी है, रुपी डॉलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी भी वैल्यू करनी है, फ्यूचर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए वहाँ भी वही करेंगे, ऑप्शंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो भी निकालेंगे, दो कंपनी अगर मर्ज कर जाए तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मर्जर्स में सीखोगे। दिस इज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और क्यों करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट विल बिहेव लाइक अ रैंडम वेरिएबल, मतलब उसका जो रिजल्ट है फ्यूचर का वो मुझे नहीं पता, बिकॉज डिनोमिनेटर यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बनती है। अब तुमको मैं बोल दूं कि हमें इंसान को ना, इंसान जो ह्यूमन बीइंग होता है एज अ नेचर, उसको सर्टेनिटी पसंद है। इंसान ने घर क्यों बनाया, क्योंकि उसको लगता है पता नहीं कभी बारिश, अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, मैं अपने घर में रहूंगी, मैं अपने घर के अंदर रहूंगी, फिर बारिश होने दो, कुछ भी होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन ह्यूमन बींग्स को सर्टेनिटी चाहिए साइकोलॉजिकली, उनको अनसर्टन सिचुएशन में रहना कंफर्टेबल नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जॉब क्यों करता है जा करके, क्योंकि बिजनेस करने में रिस्क है, कितना आएगा पता नहीं है, तो वो पता नहीं है वाली बात मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं जाके जॉब करूंगी, मुझे पता है कि महीने के एंड पे मेरे को 1 लाख रुपए की सैलरी आएगी। कुड यू रिलेट बेटर नाउ दिस टाइम? इज आर बेटर रिलेशन आई तुमको गाइज, ऑल ऑफ यू? रिया बोल रही है मैम इक्विलिब्रियम कब टच करेगा? इक्विलिब्रियम रिया टच करेगा जब आर्बिट्राजर्स मार्केट में प्ले करेंगे, जब स्पेक्यूलेटर्स मार्केट में प्ले करेंगे। कैसे? वो ओवर वैल्यूड को सेल करेंगे। ओके, जब वो सेल करेंगे, किसी चीज को सेल करते जाओगे तो उसकी सप्लाई बढ़ गई तो भाव नीचे आएगा, और वो भाव तब तक आर्बिट्राजर्स मार्केट में रोल प्ले करेंगे जब तक कि वो 100 पे बेटा आ नहीं जाए। ओके, वो चीजें तुम पढ़ोगे आगे जा करके, है ना, वो चीज है। तो आर्बिट्राजर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स विल ब्रिंग द मार्केट बैक टू इक्विलिब्रियम। जो मार्केट में आर्बिट्राजर होगा, स्पेक्यूलेटर होगा, वो मार्केट को वापस से अपने फेयर लेवल पे लेके आएगा। बिकॉज जैसे ही आर्बिट्राजर को पता चला कि भाई ये ज़्यादा है, वो क्या करेगा, सेल करना शुरू करेगा। मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ेगी तो दाम नीचे 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 और 100 पे स्टॉप, और जैसे ही 100 पे स्टॉप होगा वो मार्केट से बाय कर लेगा, ऐसे होगा। समझा? अभी एक और चीज़ बिफोर आई वाइंड अप फॉर टुडे ऑल ऑफ यू। ओके, एक चीज़ और सुन लो, मुझे अच्छा है, मैं बोल दूंगी ये चीज़ें तो बहुत मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अब तुम बोलो कि मैम आपने जो अभी बोला ना मुझे आर्बिट्राजर, स्पेक्यूलेटर, ये क्या होता है, तो ये समझना ज़रूरी है, ओपन एंडेड तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, पढ़ा है ना। ओके, तो बेसिकली कोई भी मार्केट ले लो तुम, इक्विटी मार्केट ले लो, मार्केट मतलब कोई भी मार्केट, सब्जी मार्केट, ग्रेन्स का मार्केट, बुलियन मार्केट, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम को बुलियन मार्केट बोलते हैं। ओके, और उसके बाद स्टॉक मार्केट, उसके बाद डिबेंचर मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, 3 लोग ऑपरेट करते हैं। 3, क्या नाम है उनका? उनका नाम है हेजर। हाँ प्रशांत, है शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगी। और अगर नहीं भी होते हैं कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ खाली एक क्वेश्चन देके छोड़ते हैं तो मैं बच्चों को डिटेल कराती हूँ। और अच्छी बात है, तुम्हारी बैच का जो टाइमिंग चल रहा है वो मंडे टू सैटरडे चल रहा है, तो मैं तुमको लाइव भी ट्रेडिंग दिखा सकती हूँ। आई एम अ वेरी एक्टिव ट्रेडर इन द स्टॉक मार्केट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ऑप्शंस ले रखे हैं, तो मैं तुमको दिखाऊंगी क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करोगे, क्योंकि तुम बच्चे हो अभी, ओके, तुम छोटे बच्चे हो अभी, तो पैसे बेटा लूज़ नहीं करना उसके अंदर में जा करके, खतरनाक है वो। तो मैं मतलब बच्चे कोई आके बच्चा पूछता ना कि मैम ये चीज़ कैसे करूँ, ऐसे करूँ क्या, वैसे करूँ क्या, तो मैं बता देती हूँ बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन मैं ओपनली, देखो बच्चे ना विश्वास करते हैं टीचर पे, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं टीचर पे, तो मैं कोई ऐसी सलाह नहीं देना चाहती जिससे बच्चा परेशानी में आ जाए।
यू शुडंट बी लाइक गेटिंग इनटू प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ माय एडवाइस। इसलिए स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, करेक्ट है। लेकिन हाँ, मुझे प्रवीण शर्मा सर ने बोला कि मैम आप कोई कंक्लूसिव चीज़ मत बताना बच्चों को, लेकिन नॉलेज पर्सपेक्टिव से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चों को ज़रूर बताना ताकि उनको अच्छा लगे, उनको मज़ा आए। हाँ, वो मैं करूँगी। तो मैं अपने ही पोर्टफोलियो तुमको दिखाऊंगी, ओके, अपना पोर्टफोलियो एक अलग बनाऊंगी, वरना तुम जान जाओगे कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या है, कैसे है, कितना पैसा एंड ऑल दैट। तो मैं पोर्टफोलियो, डमी पोर्टफोलियो बनाऊंगी तुम्हारे लिए, ओके, और तुम उसमें जा करके ऑपरेट करके तुमको दिखाऊंगी कैसे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, कैसे स्टॉक्स में बाय करते हैं एंड ऑल दैट, है ना। बताऊंगी। करेक्ट, ओके। हेजिंग, उसके बाद स्पेक्यूलेशन। ये समझो किस तरह के लोग होते हैं मार्केट के अंदर में, स्पेक्यूलेशन एंड आर्बिट्राजर, या फिर अदर स्पेक्यूलेटर बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, स्पेक्यूलेटर बोलते हैं बिकॉज ऊपर भी वैसे ही लिखा है। हेजिंग, स्पेक्यूलेटर एंड आर्बिट्राजर, ये तीन लोग मार्केट में ऑपरेट करते हैं। तीन तरह की साइकोलॉजी है ये जो मार्केट में ऑपरेट करती है, ओके। ये तीन साइकोलॉजी, इन तीन के अलावा चौथा कोई होता ही नहीं है। अब तुम बोलोगे मैम एक टाइम पे एक इंसान तीनों हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ओके। ये तो साइकी है ना, कैसे ऑपरेट। एग्जाम्पल देती हूँ तुमको, सुनना ध्यान से, ओके। समझो आज मैं जनवरी 1 को खड़ी हूँ, आराम से सुनो, है ना। आज मैं जनवरी 1 को खड़ी हूँ, तुमको सबको समझाना अभी क्या ये सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम वैल्यूएशंस करने वाले हैं सारी एसेट कैटेगरीज की। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि हमको पता नहीं वो उसकी एसेट की प्राइस किस प्राइस पे क्लोज होगी, तो मेरे को वो कैलकुलेट करके डिसाइड करना पड़ेगा लेना है कि नहीं लेना है, ओके। वो बात हो रही है, तो वो समझ गया तुमको ना किस तरह के लोग ऑपरेट करते हैं कोई भी मार्केट के अंदर में, ये तीन साइकोलॉजी। तो मैं जैन 1 को खड़ी हूँ, सुनना, और तुम जवाब तुम दोगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि तुम जवाब नहीं दे सकते। अब मैंने माल इंपोर्ट किया है, कहाँ से? अमेरिका से, यूएस से। मैंने $1 लाख का, $1 लाख का मैंने माल इंपोर्ट किया है, ठीक है ना। तो मैंने 1 जनवरी को माल इंपोर्ट करा और कंसाइनमेंट भी आ गया, लेकिन मेरे पास देने को पैसे नहीं है। मैंने अपने क्लाइंट को ये बोला, मैंने जो सामने सप्लायर है उसको ये बोला कि बॉस एक काम करते हैं, तो मेरे को 3 महीने का क्रेडिट दे दो भाई, मैं आपको मार्च 31 को पेमेंट कर दूंगा। आज जैन 1 को पता है क्या बोलेंगे अपन? स्पॉट रेट। जहां मैं खड़ी होती हूँ वो स्पॉट होता है, रेट चल रही है ₹80 पर डॉलर की। अगर आज पेमेंट करती तो 80 इंटू $1 लाख, 80 लाख रुपए मेरे घर से जाते, बिकॉज मेरे पास डॉलर कहाँ से आएगा? मैं तो इंडिया में रहती हूँ, तो मुझे डॉलर खरीदना पड़ेगा, राइट ना, कॉमन सेंस की बात है। तो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, वो माल आएगा, मार्केट में बेचूंगी, डेटर्स मेरे पैसे देंगे, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, 31 मार्च को मैं बाय करके और उस सामने वाले सप्लायर को पेमेंट कर दूंगी। तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या ये रेट आज जो रेट अभी 80 रुपए पर डॉलर, 80 रुपीज पर डॉलर कोट हो रहा है, ये रेट 3 महीने तक बदलेगा कि नहीं बदलेगा? विल इट चेंज और नॉट? विल इट रिमेन कांस्टेंट? मेरा सवाल नंबर 1, विल इट चेंज और नॉट? ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? माय क्वेश्चन नंबर 2, क्या हमें पता है कि क्या बदलेगा, क्या हो जाएगा? 80 का 85 हो जाएगा कि 80 का 75 हो जाएगा? तुम जो भी बच्चा आंसर कर रहा है वो दोनों आंसर को सेपरेट लिखेगा, मैम बदलेगा या नहीं बदलेगा। नंबर 2, तुमको पता है कि नहीं पता है, सिर्फ इतना बताओ। यस, इट विल चेंज। आर यू अवेयर? आप डू यू नो विल इट गो अप और विल इट गो डाउन? आपको पता है इस बात के बारे में? नो, नहीं पता। तो तुमको नहीं लगता कि ये खतरनाक सिचुएशन में हम खड़े हैं? तुम्हें नहीं लगता कि वो जो बंदा है वो एक खतरनाक सिचुएशन पे खड़ा हुआ है? क्योंकि उसको $1 लाख पे करना है। कहाँ पे? देखो यहाँ पे ये 0 है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पेमेंट 3 मंथ के बाद करनी है, यहाँ पे $1 लाख। इस 3 महीने के बीच में इनफाइनाइट टाइम्स, अनगिनत बार रुपी और डॉलर की रेट चेंज होगी, और यहाँ पे क्या रेट होगी मुझे पता भी नहीं है।
एग्जैक्टली अनगिनत बार चेंज होगा, एवरी सेकेंड रुपी डॉलर का रेट, क्योंकि अगर वो 85 हो गया तो वो जो बंदा है ना इम्पोर्टर जो मैं हूँ, उसको 5 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि वो हर 1 लाख डॉलर 85 के रेट पे बाय करेगा और उसके घर से 85 लाख रुपीस जाएंगे। ओके, और अगर रेट नीचे गिर गई 75 हो गया तो उसके घर से 75 लाख जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 85 जाएगा कि प्रॉब्लम कि 75 जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता नहीं है, और अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुमको लास्ट मोमेंट बिजनेस में अपनी चीज़ों को इस तरह से ओपन एंडेड रखना कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं मानी जाएगी। आपको पता नहीं है 85 लाख जाएगा कि 70, यानी कि 10 लाख का रेंज बन गया पूरा, और आपको पता नहीं है। तो ये बंदा क्या चाहता है कि बॉस 1 तारीख को खड़े हो क्या बोलेगा, प्लीज़ एक बात बताऊं क्या, 85 जाने दो चलेगा, लेकिन आज बताओ कि 85 जाएगा, मैं अरेंज कर लूँगा 3 महीने में। वो बंदा है। सो प्रॉब्लम 85 75 की नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम है कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या जाएगा। और धंधे में, बिजनेस में ऐसी बातें गुड न्यूज़ नहीं मानी जाती, और ना ही बिजनेस का मैनेजमेंट प्रॉपर माना जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कहीं पे वॉर लग गई, कोई वॉर छिड़ गई कहीं पे, तो रेट तो किधर भी जाएगा, तो तुम क्या कुछ भी दे दोगे? नहीं कर सकते ना बिजनेस में इस तरह की हरकतें। तो ये जो बंदा है इसको बोलेंगे हेजर। क्यों? ये बंदा क्या बोलता है, इंग्लिश में अगर बोलूँ तो हेजर इज अ पर्सन हु डज नॉट गो, मतलब वो जानबूझ के करेंसी मार्केट में नहीं गया था, उसके बिजनेस का नेचर ऐसा है कि मजबूरी में उसको जाना पड़ गया। ओके, तो वो क्या चाहता है, मिनिमाइज द आउटफ्लोज एंड मैक्सिमाइज द इनफ्लोज। सट्टा खेलने नहीं गया वो, उसके धंधे का नेचर है वो ऐसा। तो एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ओके, बोरोवर, इन्वेस्टर, ये सारे कौन है, हेजर। उनके धंधे का एक पार्ट है वो, जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, मैनेज करेगा। इसको क्या करना चाहिए, इसको फॉरवर्ड बाय कर लेना चाहिए। 1 जनवरी को बैंक पे जाना चाहिए, बोलना चाहिए भाई 31 मार्च का रेट बताओ। बैंक बोलेगी 83 रुपीज पर डॉलर। तो वो क्या करेगा, 1 लाख डॉलर पे एक फॉरवर्ड बाय कर लेगा और घर आ जाएगा। अब 3 महीना आराम से सो सकता है। उसको पता है 31 मार्च को मार्केट की स्पॉट की रेट 85 होने दो, 90 होने दो, कुछ भी होने दो, उसके घर से तो 83 लाख रुपीज ही जाएंगे। एंड हेंस ही इज कॉल्ड अ हेजर। दूसरा, स्पेक्यूलेटर। मैं बैठी हूं 1 जनवरी को, लगता है डॉलर ऊपर जाएगा, लगता है, यानी मुझे लगना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस बिलीफ, बुलिश और बेरिश। अगर तुम मेरे पास आओगे, मैं ब्रोकर हूँ, कि मैम मुझे ना करेंसी मार्केट में कुछ करना है, क्या लगता है तुमको, किस में करना है? मैम रुपी डॉलर में करना है। अच्छा ठीक है, क्या लगता है तुमको? मुझे वो पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो क्या करोगे? क्योंकि 2 ही चीज़ कर सकते हो, या तो बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। और जो तुम्हें लगता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस बिलीफ, बुलिश और बेरिश। अगर तुम्हें लगता है कि डॉलर ऊपर जाएगा तो बाय करो, अगर तुम्हें लगता है कि डॉलर नीचे जाएगा तो शॉर्ट सेल करो, लेकिन लगना जरूरी है। ओके, तो हु इज अ स्पेक्यूलेटर? अ स्पेक्यूलेटर इज द पर्सन, बिल्कुल सट्टा, और उसकी बात सच हो जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके, तो एक स्पेक्यूलेटर बनने के लिए उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो कंसाइनमेंट आया है, ना पेमेंट करनी है, सट्टा खेलना है। ओके, सट्टा खेलेंगे तो मुझे लग रहा है डॉलर ऊपर जाएगा, 31 मार्च तक डॉलर ऊपर चला जाएगा, तो आज डॉलर बाय कर लो, रुपये दे दो, डॉलर बाय कर लो। 31 मार्च आता है और केस 1 डॉलर बहुत ऊपर गया, पैसा बनाएगा। डॉलर नीचे चला गया, मेरी प्राइस बिलीफ के अगेंस्ट प्राइस चली गई, तो डॉलर, तो क्या होगा, नुकसान होगा। और अगर नुकसान हुआ तो तुमको 2 चीज़ें लगेंगी। नंबर 1, जिगर होना चाहिए, जिगर। ओके, पेट में रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर रिस्क एपेटाइट नहीं है, रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है दिमाग में, दिल में, उस आदमी को स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहिए। स्पेक्यूलेटर बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, प्राइस बिलीफ, बुलिश और बेरिश। मुझे लगता है ऊपर जाएगा, बाय। मुझे लगता है नीचे जाएगा, सेल। दूसरा, रिस्क एपेटाइट, रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क लेने की एबिलिटी। तीसरा, कुशन ऑफ फंड्स, थोड़े पैसे होने चाहिए। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि पहला ही सट्टा मारा और घर द्वार गाड़ी बंगला सब बिक गए, नहीं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1000 रुपये अगर मैं किसी को देती हूँ और तुम कार्ड्स का गेम खेल रहे हो, पैसे से सपोज खेल रहे हो, ओके, तो 100 का सट्टा 10 बार मारो ना, 1000 का एक बार मारना सही नहीं है। क्योंकि अगर 100 का 10 बार खेलते हो तो अगर तुमने लूज भी किया तो जो लूज किया अगर एक दांव लग गया तो पैसा वापस आने के भी चांसेस हैं। ओके, तो वो हो गया स्पेक्यूलेटर। लैंग्वेज क्वेश्चन की देख के समझ जाते हैं मेरे बच्चे कि क्वेश्चन हेजर का है कि स्पेक्यूलेटर का है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इन तीनों पर्सपेक्टिव से ही बनेंगे, फॉरेक्स में, डेरिवेटिव में, सब जगह पे। तुमको पता होना चाहिए क्वेश्चन देख के ये बंदा है कौन। ओके, तीसरा आर्बिट्राजर। बीएससी खुला, रिलायंस का भाव 2000, एनएससी खुला सेम टाइम पे, रिलायंस का भाव 2100। एक टाइम पे एक चीज का दो मार्केट में दो भाव, गलत है, बिल्कुल गलत है। आर्बिट्राजर क्या करेगा, साइमल्टेनियसली एक साथ रेडी स्टेडी गो चलता है ये। ओके, एक जगह पे सेल, एक जगह पे बाय। 100 रुपए अंदर अगर सौदा लग गया तो इनकी, मैंने 100 रुपये बहुत ज़्यादा बोला, वो बहुत छोटा गैप होता है और सारे खर्चे काटने के बाद वो बहुत कम, तो इनको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तुमको एक बात बता दूँ, आज मार्केट में अगर लिक्विडिटी क्रिएट करता है तो वो है स्पेक्यूलेटर और आर्बिट्राजर। जो रियल बायर्स होते हैं वो लिक्विडिटी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खरीद के बैठ जाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। स्पेक्यूलेटर आर्बिट्राजर रोज मार्केट में जाता है, फायदा करता है, नुकसान करता है, बट बाय सेल इतनी वॉल्यूम क्रिएट करता है कि मार्केट लिक्विड हो जाता है। एक अच्छे मार्केट की निशानी होती है कि जब मैं कोई स्टॉक खरीदना चाहूं तो हजारों लोग सेल करने को खड़े हैं, जब मैं कोई स्टॉक सेल करना चाहूं तो हजारों लोग बाय करने को खड़े हैं। इसी चीज को बोली जाती है लिक्विडिटी। तो जो स्टॉक ब्लू चिप होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम ले लो ब्लू चिप, इन्फोसिस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एल&टी है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारे ब्लू चिप्स हैं। तुम एक बार भी सौदा डाल के देखो, कितने भी स्टॉक के लिए तुरंत तुम्हारा सौदा क्लियर हो जाएगा, इमीडिएट। और उसी जगह पे लोग स्मॉल कैप में, मिड कैप में पैसा क्यों नहीं लगाते, क्योंकि तुमने खरीद लिया, जब तुम बेचने जाओगे तो वहां सामने खरीदार नहीं होगा तो तुम फंस जाओगे। इसलिए ओके, ये स्पेक्यूलेटर और आर्बिट्राजर जो होते हैं वो इतने वॉल्यूम में काम करते हैं उस छोटे से पैसे के लिए, उनका मार्जिन बहुत छोटा होता है गाइस, खास करके आर्बिट्राजर का। वो जो वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं उससे हेजर को लिक्विडिटी मिलती है। गाइस समझ आ रहा है क्या? ज़्यादा बोर नहीं करूंगी तुम लोग को मैं। आ रहा है समझ में? आई बात समझ में आ रही चीज़ें? तुमको मज़ा आ रहा है कि नहीं? बोर हो रहा है? जल्दी बोलो। ये है फाइनेंस। अभी बहुत मज़ा आएगा, बहुत नई नई चीज़ें सीखोगे। आज तुम शायद थोड़े से ऐसे रहोगे, अच्छा मैम ने क्या क्या पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया। कनेक्शन नहीं आएगी आज के लेक्चर की तुमको बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर तुम मोटा मोटी काइंड ऑफ समझ में आ गया तो यू आर डूइंग वेल। यस मानसी, वी कैन डू दैट। यस, तुम्हें समझा गाइस? अच्छा समझा? सब लोगों को समझा ना? तो ये आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू वेरी वेरी नाइसली, क्योंकि उतने साल का भी एक्सपीरियंस है मुझे, राइट ना, पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी। इट इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। तो आज मुझे बोला गया था कि मैम आप ओरिएंटेशन ही लेना। ओके, मैंने तुमको ये बता दिया क्या क्या टॉपिक्स हैं, तुमको एक फील आ गई कि चलो मुझे कल से पढ़ाई हमारी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बात और कि एल्डाइन की ये पॉलिसी होती है कि 2-3 लेक्चर वो लोग यूट्यूब पे जाने देते हैं इसी तरह से। ओके, क्योंकि गाइज डेमो देना हमें ज़रूरी होता है ना, बहुत सारा बच्चा है, कोई ज़रूरी तो नहीं मुझे हर बच्चा जानता है। तो जैसे फास्ट ट्रैक अभी फ्री में चल रहा है, तो तुमको ये बता दूं सपोर्ट के तौर पे कि मोस्टली, मैं 100% प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन हर अटेम्प्ट में तुम्हारे एग्ज़ाम के पहले मैं तुमको YT पे रिवाइज़ कराऊंगी। जैसे तुमको स्टडी लीव पे जाओगे, तुम्हारी अभी रेगुलर कर लो, और यूट्यूब पे May 24 में भी रिवीजन आएगा, लेकिन एग्जाम के 2 महीना पहले। तो तुमको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बैठ जाना है। अर्चना मैम का स्टूडेंट है तो वैसे आंख बंद करके सारा निकल जाएगा, कराऊंगी। लेकिन जिस तरह से इस बार नवंबर 23 का जो वीडियोस है तुमको इन्फॉर्म बता दे रही, तुम्हारे दोस्त जो होंगे उनको तुम बता सकते हो। जो नवंबर 23 में जो मैंने फास्ट ट्रैक ले रही हूँ मैं, अभी लाइव चल रहा है, लास्ट लेक्चर है ऑलमोस्ट उसका। ओके, तो वो मैंने वीडियो छोड़ा है वहाँ पे। ओके, तो क्यों छोड़ा है? बिकॉज नवंबर 23 के बाद SFM ख़त्म हो जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन May 24 में जब मैं रिवीजन कराऊंगी तुमको यूट्यूब पे, तो वो वीडियोस वहाँ नहीं छोड़े जाएंगे, क्योंकि AFM को लंबा जाना है। ये उन बच्चों के साथ में इंजस्टिस हो जाएगी जो बच्चे पैसे देके खरीद रहे हैं, और हम फ्री में नहीं दे सकते बिकॉज हमें कॉस्ट होता है गाइस। तो जिसको अटेंड करना वो लाइव अटेंड करेगा, वीडियोज़ हम नहीं छोड़ सकते वहाँ पर।
लाइव अटेंड करना सब बच्चे, पहले से शेड्यूल मिल जाएगा 15-20 दिन पहले ही तुम्हें। और तुम तो हमारे बच्चे रहोगे तो तुम्हें और भी पहले पता रहेगा। तुम इंटरनली मुझसे पूछ सकते हो कि मैम अपना फास्ट ट्रैक कब चालू हो रहा है। रिविजन करने में बच्चों को ईजी होता है अगर सेम टीचर से अपने पढ़े होते हैं, तो वो बात हो जाती है। तो रिविजन आएगा एग्जाम के पहले, तुमको मैं रिवाइज कराऊंगी सब कुछ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी तुमको, ये करना, ये छोड़ दो, ये कर लो, ऐसा करके। ओके, तो तुमको पूरा सपोर्ट रहेगा, कहीं भी ऐसा लैक्यूनेस नहीं होगा। और तुमको एक बात और बता दूं, अभी हिंदी में मैंने फास्ट ट्रैक खत्म किया है, अब इंग्लिश में 17 तारीख से चालू हो रहा है वापस, क्योंकि साउथ इंडिया के बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि मैम आपका हिंदी नहीं समझेगा हमें, तो उनको 100% इंग्लिश में वापस, यानी दिस इज़ अ सेकेंड फास्ट ट्रैक दैट आई एम गोइंग टू डू फॉर November 23 ओनली दिस टाइम, हर बार नहीं करती। ओके, तो पढ़ो आप अच्छे से बहुत, हम लोग कल मिलेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, कल हम लोग वापस से मिल रहे हैं 6:30 पे, और कल चालू हो जाएगा। अब तुम एक काम करो, ओके, मैं आज बोलती हूँ शाम तक आप लोग का ग्रुप बना देंगे व्हाट्सएप पे। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे तुम बोलोगे ना अभी से कि मैं मर्जर पढ़ाना मैं शुरू हो जाऊँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तुम लोग सब लोग इधर आज ही बता दो कल क्या शुरू करना है। यू वॉन्ट मी टू स्टार्ट विथ फॉरेक्स और यू वॉन्ट टू स्टार्ट विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तुम जो बोलोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलोगे मैम फॉरेक्स शुरू कर दो, मैं जोहर फॉरेक्स समझेगा बेटा आपको, आप चिंता मत करो। मैं लैंग्वेज ऐसी पढ़ाने में टेक्निकल यूज़ नहीं करती, मैं पढ़ाने में टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करती, वो उतनी ही नॉर्मल आएगी जैसी आपको आज फील आई है। तो ईजी टफ वाली बात सोचो मत, तुमको जो मन है वो बोलो। मैं फॉरेक्स भी उतना ईजी तरीके से पढ़ा, अभी तो फॉरेक्स का एग्जाम्पल दिया ना तुमको मैंने, अभी तो फॉरेक्स का एग्जाम्पल दिया। फॉरेक्स से शुरू करते हैं, फॉरेक्स से शुरू करते बेटा, समझेगा आपको, चिंता मत करो, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को टेक्निकल तरीके से पढ़ाना आता ही नहीं है, क्योंकि अगर मुझे समझता है तो मैं टेक्निकल क्यों करूँ लैंग्वेज को। निखिल इज सेइंग TVM। अक्षिता इज सेइंग TVM। अक्षिता पता है क्या, पढ़ाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है TVM से, बट तुम्हें ना बोर होगा थोड़ा, बिकॉज तुम जानती हो ना चीज़ों को थोड़ा, इसलिए। तो फॉरेक्स में धीरे धीरे उठाऊंगी, जो लेक्चर में मुझे 3 मतलब बेसिकली 2 लेक्चर अपन 3 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर में। 2-3 पीपल, तो मैं बात करती हूँ तुम लोगों से, बात करती हूँ मैं तुम लोगों से, डोंट वरी, रिलैक्स। कुछ भी पढ़ाऊंगी वो सिंपल ही होगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, रिलैक्स रहना बिल्कुल। ये भावी, अच्छा हाँ, जो मुद्दे की बात है, ये बात है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो खास करके खैतान एजुकेशन के बच्चे जो कि एल्डाइन के ऐप पे नहीं हैं, और 2 सॉफ्टवेयर से, यानी एल्डाइन के सॉफ्टवेयर से और मेरे सॉफ्टवेयर से, दो मीडियम से स्ट्रीमिंग नहीं हो सकते। या तो सारे बच्चे मेरे प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए, वो सारे बच्चे एल्डाइन के प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। तो एल्डाइन के प्लेटफॉर्म पे ही डालना है सारे बच्चों को। तो आज शाम तक वो पूरा का पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने तुमको बोला, अगर तुम देखो, अगर मान लो कि 2 लेक्चर, मुझे लगता है 1-2 लेक्चर और भी यूट्यूब पे फ्री ओपन जाएगा, बिकॉज नेचुरली उनकी पॉलिसी, वो डेमो देते हैं बच्चों को ना, उनको बाहर के, हमें एडमिशन चाहिए यार, और ज़्यादा एडमिशन चाहिए हमें। तो बच्चा कैसे देखेगा कि मैम कैसा पढ़ाती है, इनका फ्लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती जाके देखो ना मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, नहीं मैम आप इस बैच में कैसे पढ़ाओगे वो आप बताओ। तो ये बैच का तब तो मुझे ओपन करना पड़ेगा 1-2 लेक्चर, तो 70-80 लेक्चर्स होने वाले हैं, उसमें से 2-3 लेक्चर मैं ओपन कर दूंगी, सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता उसकी वजह से। ओके, तो एज अ पॉलिसी 2-3 लेक्चर ओपन रहेगा, एक आज हो चुका, 2 लेक्चर और ओपन जाएंगे। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई, मान लो ऐप को यूज़ करते समय, फटाक से यूट्यूब पर आ जाना। 2 लेक्चर तो आ ही सकते हो, लेकिन 2 लेक्चर तुम्हारे होते होते हम सारे लोग कंफर्टेबली ऐप पे सेटल हो चुके होंगे, मैं भी और तुम सब भी। आई होप तुमको सबको नॉलेज हो गया। और ऐसे सारे लेक्चर्स हम यूट्यूब पे नहीं डालते भाई, बिजनेस करती हूँ, सर्वी बिजनेस में, हम सब बिजनेस के अंदर में हैं, और कमर्शियली हम फ्री में नहीं सब कुछ कर सकते। तुम बड़े बच्चे हो, स्टार्टेड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, सबको इस बात की समझ है। ओके, तो इट इज़ आउट ऑफ अ पॉलिसी, एंड प्लीज़ डोंट क्वेश्चन द पॉलिसीज, बिकॉज इट इज़ वेल कैलकुलेटेड। तुमने आज CA फाइनल पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया पहली बार। ओके, रिलैक्स रहना, मैं हूँ तुम सबके साथ में। पढ़ना है वो तुमको करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकती, और मैं स्ट्रिक्ट रहूँगी, टाइम टू टाइम तुमको टेस्ट भी देना होगा। ओके, टेस्ट नहीं दोगे कोई पढ़ाई नहीं करेगा। आई होप ऑल इज़ फाइन। अगर हाँ बोलोगे यस मैम, तो मैं स्ट्रीम को क्लोज कर दूँ, और फिर अपन कल के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जल्दी जल्दी बोलो बच्चे लोग। मैं बात करती हूँ, मैं तुमसे बात, जो बच्चा TVM बोल रहा है उससे बात करती हूँ। ऑल फाइन एवरीबडी? ओके ग्रेट, तो कल से चालू हो जाते हैं, जो भी टॉपिक होगा
बिल्कुल ऐसा होगा कि मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, है ना। बाय 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 बेटा, एवरीबडी बाय बाय, हैव अ नाइस डे, वी आर मीटिंग टुमारो 6:30 शार्प हियर अगैन। तो व्हाट, और दूसरी बात, कुछ भी प्रॉब्लम तुमको हो जाए ना तो मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप करो। तुमको जिस नंबर से व्हाट्सएप मैंने किया है वो फ़ोन मेरे पास होता है। कॉल हो सकता है मैं कई बार ना उठा पाऊँ बिकॉज मेरे लेक्चर्स रहते हैं सुबह शाम सब कुछ में, लेकिन मैसेज करोगे तो जवाब ज़रूर मिलेगा। और मेरे से जब जवाब नहीं आया तो शोहेब को कॉल करो, वो बिल्कुल हमारे यहाँ सर्विस वाले पार्ट पे इंस्टेंट होती है। देखो रात को मैंने खुद तुम सबको पर्सनली मैसेज किया ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं कर जाए, ठीक है ना। रिलैक्स रहना है। और किसी का अगर लेक्चर छूटेगा तो बैकअप्स भी तुमको मिलेंगे, अगर वहाँ से नहीं भी मिल पाया तो यहाँ से हम देंगे। तो इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं, बट पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना तो तुमको पड़ेगा। ओके, चलो बाय 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 बाय।